लाल किताब कर्म और भाग्य को कैसे देखती है? अब हम कुंडली की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई कुंडली दिखाने आया है तो वो कुंडली है क्या? उसके पिछले कर्मों का ही तो लेखा जोखा है। हमारे 3 तरह के कर्म है। क्रियामान कर्म जो हम करते हैं जी। संचित कर्म जो हमारे कर्मों का स्टोर है, जहाँ पर हमारे जन्मों जन्मों के कर्म पड़े हैं, ठीक है। और एक प्रारब्ध कर्म जो हम लिखा कर लेके आए हैं। लाल किताब विदेश जाने के बारे में क्या बताती है? देखिए, हमारा जो पूरा जीवन है ना, जी। वो इस लाल किताब के अंदर लिखा हुआ है। कुंडली के 12 घर, 9 ग्रह, जी। इनसे हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। अच्छा, भ्रूण हत्या बहुत हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो लोग जीवन में बहुत बड़ी मुसीबतों को निमंत्रण देना चाहते हैं वो लोग ये कराएं। अबॉर्शन करवाना एक ऐसा पाप है जिसका ना कोई उपाय ही नहीं है। ब्रह्म हत्या का पाप कहा गया है। जीव हत्या करने से शनि बेहद खराब होता है और हम सब जानते हैं शनि न्याय का देवता है। नमस्कार, राम राम, स्वागत है आज के पॉडकास्ट का। भाग्यशाली हूँ कि आज एक बार फिर मौका मिला है लाल किताब पे चर्चा करने का। लाल किताब जो देन है पंडित रूपचंद जोशी जी की, बहुत अद्भुत तरीके से लाल किताब लिखी गई है। बहुत रहस्य है लाल किताब के। इन सभी रहस्यों पर आज चर्चा करेंगे M.H. वत्स जी से। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं क्या है लाल किताब और कैसे लाल किताब के एक्सपर्ट इसको जानते हैं और क्या वो आपको बता पाते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं आज कि आपके साथ चर्चा का विषय बना है। बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है। आप लाल किताब के साथ कैसे जुड़े? देखिए, लाल किताब के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है जी। क्योंकि मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे। जी। जब हम बहुत छोटे से जी। थे तब से हमने देखा कि हमारे घर के अंदर ये चली आ रही है। मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे। मेरे पहले ज्योतिष गुरु भी मेरे फादर स्वर्गीय श्री प्रवीण शर्मा जी हैं। जी। उन्होंने मुझे इस तरफ मोड़ा। जी। जब मैं, आज से तकरीबन ये बात है 20 साल पुरानी, जी। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताना शुरू किया। हम भी देखते थे कि लोग उनके पास आते हैं, अपने बारे में पूछते हैं, लोगों के काम बनते हैं, तो एक इंटरेस्ट बना। जब मेरे थोड़े से इंटरेस्ट को उन्होंने जाना और उन्होंने मेरी कुंडली को देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो लगता है कि तू भी आगे जाके एस्ट्रोलॉजर ही बनेगा। जी। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बतानी शुरू की। वहाँ से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ। मेरा बेस सबसे पहले बना। फिर जब मेरे को उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि आज वो लिखित रूप में भी मेरे पास हैं और बड़ी सटीक चीज़ें हैं, वहाँ से चलते चलते फिर दूसरा स्टेप जो मेरी ज़िंदगी में जो मैं इसके आगे लिए बढ़ा वो ये था कि मेरे पिता तो एस्ट्रोलॉजर थे ही। मेरे मामा जी GD वशिष्ठ जी, जो जिनको लाल किताब के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, GD वशिष्ठ जी मेरे मामा जी हैं। उन्होंने फिर मेरे को अपने पास बुला लिया। जी। जब मैं अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे फिर बहुत चीज़ें समझाई। वहाँ से करते करते फिर मेरी अपनी प्रैक्टिस शुरू हुई और करते करते मालिक की दया से लाल किताब को समझना शुरू किया तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। फिर धीरे धीरे इसको अपने प्रोफेशन में लेके आए। फिर जब जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, तो उसमें पकड़ बनती गई। लाल किताब एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसके बारे में ये कहूँगा कि जो भी कर रहे हैं जितने लोग, वो विद्यार्थी हैं। लाल किताब बहुत बड़ा ज्ञान है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लाल किताब के बारे में कहा जाए तो मैं तो ये भी एक चीज़ कहूँगा कि ये हर एक के बस की बात नहीं है। मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में एक तजर्बा किया कि बड़े लोग मेरे पास आए, क्योंकि अब हमारा प्रोफेशन है, 20 साल के करीब हो गए ये काम करते हुए। बड़े लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखनी शुरू की तो मैं सीख गया, सर मैंने दूसरा ज्योतिष वैदिक सीखना शुरू किया, मैंने सीख लिया। पर जब मैं लाल किताब की तरफ बढ़ता हूँ
तो कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। जी। तो इसके पीछे एक कारण है। लाल किताब कौन पढ़ेगा, कौन इसको समझेगा, कौन ये उपाय बता पाएगा, ये लाल किताब डिसाइड करती है, क्योंकि इसके पीछे एक ताकत काम कर रही है। एक बड़ी शानदार चीज़ आपको बताता हूँ जो सबको सुनने में अच्छी लगेगी, जो सत्य है। मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा मानना, गैबी ताकत भेद लिखाया ज्योतिष का जो गहरा है, लाल किताब नाम कहाया जिस पे गैब का पहरा है। लाल किताब एक ऐसी किताब नहीं है कि मान लीजिए मानते हैं ये आदरणीय पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी, अगर आज वो नहीं है तो इस पे किसी का अधिकार नहीं है। जिस ताकत ने उनको ये किताब लिखाई है, आज भी वो ताकत बरकरार है। जो लाल किताब पढ़ रहा है, जो इसकी प्रैक्टिस में है, जो लोगों की कुंडलियां देख रहा है, उस पे उसकी नज़र है। लेकिन जो अपने सही कर्म से इसको पढ़ेगा, सही तरीके से काम करेगा और दूसरों की भलाई को समझकर काम करेगा, तो उसमें वो फ़ायदा करेगी। ये हमेशा ध्यान रखें कि इसके पीछे एक ताकत काम कर रही है। अगर ये मेरा मानना है, आज भी कोई बहुत कैपेबल होगा, जो बिल्कुल, पंडित जी ने अब देखिए सारी ज़िंदगी पैसा भी नहीं लिया। अगर पंडित रूपचंद जोशी जी की बात करें तो उन्होंने तो अपना जीवन ही इसमें लगा दिया। अगर आज भी कोई ऐसा इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए काम करे, अपने आप को भुला के काम करे, तो मेरा ये मानना है आज भी वो ताकत उसके संपर्क में आ जाएगी। अभी भी बड़ी चीज़ें हैं जो लिखाएगी। अब जिस समय ये लिखी गई लाल किताब, उस समय के उपाय कुछ और तरह के थे। उस ताकत ने लिखा दिया घर की ज़मीन के नीचे कुआं नहीं होना चाहिए, घर के अंदर मिट्टी की भट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें होती थी। अगर आज भी ये किताब, अगर वो ताकत किसी को मान लीजिए लिखाना शुरू कर दे, तो वो आज के हिसाब से लिखाना शुरू कर देगी। अब हम कहते हैं घर की छत 12वां घर है कुंडली का, 12वें घर में राहु नीच है, तो मेरा ये मानना है कि अगर वो आज भी लिखाना चाहे तो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से वो बहुत कुछ आज भी लिखा दे। कि आज हमने देखा है कि लोगों की छतों पर मोबाइल के टावर लगे हुए हैं, फ्लैट बस सिस्टम आ गया, बिल्कुल सब कुछ आ गया। हर किसी की छत पे एक अलग ग्रह है, एक अलग ऊर्जा है। तो वो हर एक ऊर्जा को आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से भी बताएगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लाल किताब तो ऐसा है जी कि अभी भी जो है ये एक कंप्लीट ग्रंथ है। वैदिक ज्योतिष, पुराने ज्योतिष को अगर देखें तो उसके हिसाब से ये एक शॉर्टकट तरीका है। वो भी सटीक है, ये भी सटीक है, दोनों में से गलत कुछ भी नहीं है, पर ये एक शॉर्टकट वर्जन है, समझ लीजिए। और ये बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी, बड़ी बातों को पकड़कर आपके सामने रख देती है। क्या कमियां, क्या खूबियां, क्या उपाय आपके सामने रखती है, जिससे कि सामने वाले की परेशानी बहुत जल्दी दूर होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक होम्योपैथिक टैबलेट है, एक इंजेक्शन है, तो ये समझ लो इंजेक्शन है कि इसने तुरंत काम करना है, और ये जो करे उसको ये खुद बता देती है कि वो कर सकेगा कि नहीं। कि बड़े तजर्बे मैंने अभी आपको बताया कि लोग समझना चाह रहे हैं, समय दे रहे हैं, पर वो अभी भी समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये खुद चुनती है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज इस विषय पे चर्चा हो रही है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आपके जैसे इंसान के साथ हूँ जो पिछले 20 साल से खुद लाल किताब की सेवा कर रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य हैं लाल किताब में जो हर कोई जानना चाहता है, बताने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, हर रोज नौसिखिए लोग टोटके बताते हैं, संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं है। जैसे आपने बताया लाल किताब खुद चूज करती है। लाल किताब के बहुत सारे रहस्य भी हैं, लाल किताब के अंदर बहुत सारी डरावनी चीज़ें भी हैं कि अगर लाल किताब का पैसा गलत तरीके से कमाएंगे तो लोगों के अनिष्ट भी होते हैं। मैं और ज़्यादा मेरी उत्सुकता बढ़ रही है कि MS वत्स एस्ट्रो सेंटर, इसकी शुरुआत होती है आज से 20 साल पहले। उसके पहले ये पौधा था प्रवीण शर्मा जी के हाथ में। जी बिल्कुल। उन्होंने कितनी देर सेवा करी ज्योतिष की? देखिए, उन्होंने भी लगभग तकरीबन मान के चलिए कि 15-20 साल के आसपास उन्होंने भी ये काम किया। उनकी रुचि कैसे बनी? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी जो हुई तो हमारी फैमिली में, जी बट वो एक लोगों तक मैसेज है जी जी कि ज्योतिष क्या है। जी
मेरे मदर जी जो मेरे माता जी हैं, जी उनके मामा जी जी वो एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने क्या किया जी कि वो एक समय एक दुकान पर खड़े थे अपने दोस्त के पास, वहाँ पर एक कबाड़िया कबाड़ लेने आया। तो घर के अंदर से उनके दोस्त ने, वो दुकान के अंदर ही उनका घर था, उन्होंने कुछ किताबें निकाली और वहाँ रख दी उसको बेचने के लिए। जी तो वो खुद प्रिंसिपल थे, मेरे मदर के जो मामा जी थे। उन्होंने वो जो देखा ये किताबें रद्दी में दी जा रही हैं, तो उसमें एक किताब के ऊपर कुछ ग्रहों के बारे में फ़ोटो बनी हुई है। जी उन्होंने उठाया, बोले कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो ये मैं ले सकता हूँ। उन्होंने बोला, उनको मास्टर जी कहते थे, बोले मास्टर जी क्या दिक्कत है कि आप ले सकते हो, हम वैसे भी तो ये रद्दी में दे रहे हैं, इसका तो 50 पैसे नहीं मिलने, क्योंकि पुरानी बात थी। जी उन्होंने किताब ली, उसको पढ़ना शुरू किया, ज्योतिष का इंटरेस्ट पड़ा, और आप यकीन मानिए उन्होंने जो ज्योतिष किया, मेरे पास इतने किस्से हैं कि आज भी सुनते हैं तो सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार क्या कर दिया, ज्योतिष वहाँ हद तक लगे। वहाँ से ही मेरे फादर को उन्होंने सिखाया। और जो मास्टर जी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन आपने जो पौधा लगाने की बात की, तो पौधा उन्होंने हमारे घर में ये लगाया। जी जब उनका आखिरी समय आया, बड़े बड़े मिनिस्टर उनके पास आने लग गए थे, उनकी पहुंच बहुत, पकड़ बहुत ज़बरदस्त हो गई थी उनकी भी। जब उनका आखिरी समय आया, उन्होंने किसी को नहीं बताया। वो हमारे जालंधर, पंजाब से ही थे वो भी, जी जालंधर के एक एक्स मिनिस्टर थे कोई, जी वो उनके साथ कभी कभी हरिद्वार जाते थे। उन्होंने उनको लिया, लेकर हरिद्वार चले गए। हर महीने जाते थे, हरिद्वार जाके हर की पौड़ी पर बैठे, और साथ वाले बंदे को क्या कहते हैं, जो कोई एक्स मिनिस्टर थे, कह रहे भैया एक बात बताऊं। कह रहे जी बताइए मास्टर जी। घबराना नहीं। कह रहे हाँ। कह रहे तेरी घड़ी पे कितना टाइम हुआ है। बोले जी 5:30 के आसपास का टाइम है। कह रहे 6 बजे मैं दुनिया को अलविदा कर जाऊंगा। घबराना नहीं, गाड़ी में डालना और ले जाना। और अब जो मैं करने लगा हूं, कोई दान पुण्य करूंगा, गंगा स्नान करूंगा, ध्यान रखना कि इसमें विघ्न मत डालना। बड़े हैरान वो बोले कि मास्टर जी क्या बोल दिया आपने। ड्राइवर को फ़ोन किया कि गाड़ी घाट के आसपास जहाँ तक लेके आ सकता लेके आ, क्योंकि उस बंदे के दिमाग में एक चीज़ थी, आज तक जो बोला है वो हुआ है। सच हुआ। अब वो अपने दान पुण्य में लग गए। थोड़ी देर वो घबरा रहा कि ये क्या बोल दिया। और एक बंदा मेरे साथ 8 घंटे की ड्राइव करके आया, मेरे से भी ज़्यादा चुस्ती उसके शरीर में है, स्वस्थ बिल्कुल बैठे हैं, हंस के ये बात बोल रहे हैं कि ये बस आधा घंटा। और जिस वक्त थोड़ा टाइम, कुछ मिनट और बीते, तो उनको चेस्ट में कुछ थोड़ा तकलीफ़ शुरू हुई। वो थोड़े से अनकंफर्ट हुए। उस बंदे की तो निगाह उनके ऊपर थी। उसने जिद की, जिद करके पकड़ा, ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाके उसने डॉक्टरों को भी बोला ये करो, वो करो, ये कर। कह रहे इनको कुछ है ही नहीं, करें क्या। तो वो कह रहा था नहीं जो करो, मतलब कि इनका ध्यान रखो, इनको कुछ हो ना। तो वो जब जोर दिया कि इनको लेके जाओ, तो जब वो उनके पास ही था, हंसते हुए उन्होंने 3 बार कहा उसी टाइम पे, राम राम राम, और दुनिया को अलविदा कर दिया। मेरे फादर साहब, उन्होंने भी बहुत चीज़ें ऐसी प्रेडिक्ट की, मैं कहता हूँ जी कि भी कमाल की बात, जो हम, जहाँ से हमारा भी इंटरेस्ट बना कि भी ये वाकई ऐसा है। उन्होंने टाइम निकाल लिया था और हमें नहीं बताया, इशारा देते थे, हमें समझ नहीं आया, लेकिन बड़े लोगों ने बताया कि हमें तो बोल दिया था कि बस शायद इतना ही टाइम है, इसके बाद अगर टाइम मिला तो 10-12 साल और मिलेंगे, नहीं तो वैसे मिलेगा नहीं। जो टाइम बताया उसी टाइम पे। वो ज्योतिष इतना बड़ा ज्ञान है जी। अब पंडित रूपचंद जोशी जी की ही बात करें जी, मतलब जिन्होंने लाल किताब ही लिख दी, जी। क्या उनको नहीं पता होगा। अक्सर वो लोगों को बोलते थे कि मैं तो 84 भुगतने आया हूँ, मैं तो 84 भुगतने आया हूँ। 84 में ही गए। 84 साल उम्र थी उनकी। तो ये ज्योतिष तो बहुत बड़ा ज्ञान है जी, इसको हम छोटा ना समझे।
इंसान के जन्म से लेके उसके मरने तक आगे पीछे सब बता सकता है। तो लाल किताब ना एक बड़ा शॉर्टकट तरीका है। तो हमारे तो घर में ये चीज़ें हुई। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। हम सो रहे थे, छोटे थे जब की बात कर रहा हूँ, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजी करते थे उस समय। रात को 1:30 बजे हमारे घर की बेल बजी। सब डर गए कि रात को 1:30 बजे कौन आ गया। दरवाज़ा खोला मेरे मदर ने घर का, तो कोई रो रहे, एक लेडी, 2-3 जने और साथ में हैं, पंडित जी को मिलना। वो कह रहे टाइम देखो, रात का 1:30 बजा हुआ है, इस समय मिलना है। तो मेरे फादर साहब ने अंदर से पता क्या बोला, दरवाजे खोल दो, जो आया है ज़्यादा ही परेशान होगा, आने दो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो आए, कह रहे हाँ बताओ। कह रही जी मेरा बेटा दोपहर को घर से झगड़ के गया, कहीं नहीं पता, और जाते जाते कह के गया था कि वापस नहीं आऊँगा, ख़त्म कर दूंगा अपना आप। बड़ा ढूंढा पंडित जी, मिला नहीं, बस मेरे बेटे को बचा लो, बताओ कुछ पता लगता है। ये मेरा आंखों देखा हाल है। जिस चीज़ ने, एक कहते ना हर इंसान के जीवन में एक किक होती है, एक ऐसी किक आती है कि जो उसका माइंड डाइवर्ट कर देती किसी चीज़ के लिए। उन्होंने कुंडली ली उस लड़के की, उन्होंने डायरेक्शंस बनाई हमारे सामने, डायरेक्शंस बनाकर उन्होंने पता क्या बोला, बोले बीबी देवी तालाब मंदिर देखा है जालंधर में, आप जालंधर से, आपको तो पता है देवी तालाब मंदिर। कह रहे देवी तालाब मंदिर देखा है? कह रही जी देखा है। कह रहे उसके सामने दोआबा कॉलेज है पता है? कह रही पता है। कह रहे उसकी ग्राउंड में बैठा हुआ, जाके ले आ। हम सब देखने लगे कि हैं, चलो जी। वो चले गए, दरवाजे बंद किए, सो गए। आधे घंटे बाद फिर बेल बजी, 2:15 बजे होंगे। वो लड़का साथ में आया और वो पैरों पे गिर गई। कह रही पंडित जी दोआबा कॉलेज की ग्राउंड के अंदर पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, 10 मिनट ढूंढने में लगे, वहीं से मिला। ये ज्योतिष है। मैंने सुना है गैबी ताकतें होती, ये गैबी ताकतों की शक्ति है? ताकत देखिए, अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति जो आपको आवाज़ देगी। ये लाल किताब के जो शास्त्री होते हैं उन्हीं के पास होती है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जो जिसको वो चुन लेगी, जिसको लाल किताब ने चुना है, हाँ, उसको वो सारा ज्ञान देती है। अब ये कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि लाल किताब के पीछे गैबी ताकत काम कर रही है, जो पक्की बात है। अगर वो हमारे ऊपर दयाल हो गई, खुश हो गई जी, हो सकता है वो कुछ चीज़ें हमें सपने में आके बतानी शुरू कर दे। कि हम अक्सर देखते हैं कि यार सपना आया, किसी ताकत ने कुछ बोला और मैं उठ के उसको नोट कर लूँ, ऐसा भी हो सकता है। और पंडित जी पर तो वो इतनी मेहरबान थी, वो तो बताती जागते समय। मैंने सुना है पंडित जी को रात को चीजें नजर आती थी और वो सुबह लिखते थे। तो ये ताकत ऐसे करे संपूर्ण हुई लाल किताब। बिल्कुल, क्योंकि एक दिन में नहीं लिखी गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सीधी सी बात है, जिसका बर्तन साफ होगा उसमें वो डाल देगी। सबको वो दे रहा है। अगर आज कोई लाल किताब कर रहा है, मान लीजिए कोई भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ताकत ही उसके ऊपर मेहरबान है। लेकिन वो जितना जितना और प्योर होता जाएगा, उतना ज्ञान उतरता जाएगा। मैं ना जी कुछ लोगों को जानता हूँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो लाल किताब को नेगेटिव भी बोलते हैं। जो मैं अभी तक समझ पाऊँ, मेरे अपने विचार हैं, जो भी मैंने लाल किताब के संपूर्ण विद्वान देखे हैं ना जी, वो ब्राह्मण कुल से हैं लोग। क्योंकि एक ब्राह्मण कुल में होना और उसकी मर्यादा में रहना, उसी से लाल किताब आपको फल देती है। देखिए, कहाँ तक सहमत है आप? इसके पीछे 2 राय है। पहली चीज़ तो ये है कि ज़रूरी नहीं है जी कि ब्राह्मण होगा तो ही लाल किताब कर पाएगा जी, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक ज़रूर काम करता है। मैंने अभी एक चीज़ बोली जी कि जो प्योर होगा उस पर वो मेहरबान होगी। अब ब्राह्मण ब्रह्मा का अंश है। जी ब्राह्मण लोग मांस मदिरा से परहेज रखते हैं, जी। गलत कर्मों से परहेज रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं कोई थोड़ा करे बहुत करे, मालिक का ध्यान भी करता है। तो जो लोग थोड़े अपने नियम के अनुसार ऐसे चलते हैं, और अगर वो इस तरफ आ जाते हैं तो उनके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आजकल लोग कहते हैं मैंने ये कोर्स कर लिया, मैंने ये पढ़ लिया। तुमने पढ़ लिया, तुम उससे घर चला सकते हो आपदा, बट अगर आप बोलो कि संपूर्ण ज्ञान है, वो तो भगवान ने ज्योतिष का ज्ञान दिया तो ऋषियों मुनियों को था ना। बिल्कुल। और ऋषियों मुनियों से वो सारा ज्ञान गया ब्राह्मण कुल में।
तो ये एक्सपर्टीज़ है वो सारे के सारे लोग, शर्मा कास्ट, जोशी, पंडित रूपचंद जोशी जी, अब जो पुराने समयों के अंदर हम पंडित जी बोलते थे जी बिल्कुल। कि पंडित जी को पत्री दिखानी है, आज अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको अपना लिया, ज्ञान का विषय बन गया। बट जो ताकतें हैं, जो लोग राइज कर पा रहे हैं, जिनको ज्ञान है, वो ज़्यादातर लोग तो ब्राह्मण कुल से हैं। बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल बात से सहमत, क्योंकि काफ़ी ये देखा भी जाता है। बाकी ये है जी, अपना कर्म अच्छा करें, शिद्दत से इसको पढ़ें, क्योंकि लाल किताब के पीछे ना ये चीज़ पक्की है, आप इसको पढ़ोगे ही अपना भेद खोलेगी। जी एक बहुत बहुत गहरी बात बताता हूँ, जी लाल किताब से रिलेटेड है। अब लोग कहते हैं जी लाल किताब पढ़नी है, पंडित जी हमने सीखनी है। जी पढ़ो, सीखो, कोई दिक्कत नहीं। लाल किताब कई जगह पर इस तरीके से लिखी गई है, जहां हम उसको पढ़ेंगे तो हमें छंद वृंद दिखेंगे, जी। शायरी नुमा चीज़ें, जी 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 है ना, शायरी नुमा चीज़ें, कि हमें ऐसे लगता है कि कोई शायरी लिखी हुई है, बेशक समझ नहीं आ रही, पर पढ़ने में लग रहा है ये शायरी है। जी अब जैसे एक जगह लाल किताब में लिखा है, 10वें घर का नीच बृहस्पति 4 रवि से चलता है, खाक से फिर वो सोना होता, 4 शनि से गलता है। ऐसी बड़ी सारी चीज़ें लाल किताब में लिखी हुई हैं। अब वो जो सामने वाला पढ़ने वाला है, उसके लिए वो खाली वर्डिंग है या उसके लिए वो शायरी है, अलग बात है, बट बेसिकली वो एक तरह के मंत्र हैं। ये चीज़ मैंने जयपुर एक सेमिनार था, वहाँ पर स्पीच में भी बोला था जी कि लाल किताब को पढ़ने वाले इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि लाल किताब में लिखे हुए छंद वृंद, या जिसे आप पैराग्राफ समझते हो, शायरी नुमा जो लिखे हैं, उनको वो ना समझ करके उनको मंत्र समझो। हर बंदा कहता है आप बार बार पढ़ो जी, लाल किताब अपना भेद खुद देगी, जी, जी। बार बार पढ़ो, लाल किताब अपना भेद खुद देगी। जी। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब हम उस चीज़ को बार 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 पढ़ेंगे, वो सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। आप एक पेज ले लीजिए लाल किताब का, उसको पढ़ लीजिए, आप कहोगे कुछ समझ आया, ज़्यादातर समझ नहीं आया। आप उसको 5 बार पढ़ो, आप बोलोगे काफ़ी समझ आया, काफ़ी अभी बाकी है। उसी पेज को जब आप 50 बार शिद्दत से तवज्जो देकर पढ़ोगे, तो आप कहोगे 10 बार जो पढ़ा था लिखा वही है, पर जब 20 बार पढ़ा तो इसका मतलब एक और ये निकल आया, इस लाइन का ये मतलब समझ आ गया। ये एक तरह के मंत्र हैं जो इसमें लिखे हैं। जब आप इसको शिद्दत से पढ़ोगे तो वो खुद ब खुद भेद कैसे देगी, वो एक तरह से मंत्र सिद्ध होंगे। और जब कोई चीज़ सिद्ध होती है तो उसके पीछे काम कर रही ताकत क्या करती है? वो आपके लिए मददगार हो जाती है। अब कोई किसी देवी देवता की सिद्धि करेगा तो जो देवी देवता प्रकट होगा, हाजिर होगा, वो उसका मददगार होगा ना। तो इसके पीछे जो ताकत काम कर रही है, जब आप एक सही तरीके से शिद्दत से इसको रिपीट बार बार पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो उसके पीछे की ताकत अपने आप, जब आप इसको एक तरह से सिद्ध कर लोगे, वो काम करेगी। वो ऐसे ऐसे भेद देगी कि आप हैरान हो जाओगे। मेरा तो ये मानना है। अब देखिए लाल किताब की बात करें, 1939 में ये पंडित जी ने लिखी, 40 में लिखी, 41 में लिखी, 42 के बाद ये 52 में आई, 10 साल बाद 5 एडिशन आए। लेकिन 52 से लेकर अगर देखें तो पंडित जी गए 84 में, जी तकरीबन 32 साल बाद। 32 साल नहीं लिखी लेकिन जो उनका तजुर्बा 32 साल का होगा, वो कितना बड़ा होगा। बेशक वो अभी हमारे पास कभी आ जाए, किसी तरीके से ना आए, ये अलग बात है, लेकिन आज भी अगर हम, ये इतना बड़ा ज्ञान है, अगर इसके ऊपर लगातार स्टडी करेंगे, शिद्दत से करेंगे, कर्म को सही रख कर करेंगे, दूसरों का फ़ायदा सोच कर करेंगे, अपना बाद में, तो ये बहुत कुछ देगी। ये तो इतना भर देगी कि आप देखो कि ये इंसान को, अब लाल किताब को क्या कहा गया, इसके अंदर 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक कुंडली और दूसरी इसके अंदर सामुद्रिक विद्या, जी हथेली। जी
हमारे पाम के ऊपर सब कुछ लिखा है। तो इसके अंदर तो इतना ज्ञान है जी, अगर कोई इसमें स्टडी करे, अपने आप को परफेक्ट करेगा, तो मालिक की दया से वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। आप पिछले 40 साल से सेवा कर रहे हैं, 20 साल से आप और उसके पहले आपके पिताजी ने सेवा करी है ज्योतिष की। लाल किताब में कह रहे इंस्टेंट रिजल्ट है कि आपने उपाय करा और साथ के साथ रिजल्ट आ गया। आप और किसी भी रेमेडी में जाते हो, किसी भी सिस्टम में जाते हो, आपको 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल पूजा करनी है, पाठ करना है, तप करना है, समय लगता है। यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट कैसे मिलता है? देखिए, इसमें ये चीज़ आती है कि हर ग्रह जो भी है उससे रिलेटेड उपाय ने काम करना है। ये मैं लाल किताब की बात बता रहा हूँ जी ये बहुत खास बात है जी कि कोई भी ग्रह 3 शर्तों में खराब भी हो सकता है, कोई ग्रह 3 शर्तों में अच्छा भी हो सकता है। ग्रह के खराब होने की 3 शर्तें, ग्रह के अच्छे होने की 3 शर्तें। जी अगर कोई ग्रह अपनी एक आध शर्त में खराब है, 2 शर्तों में खराब नहीं है, वहाँ पर उपाय करते ही तुरंत काम हो जाएगा। अगर वो 2 शर्तों में खराब है तो फिर थोड़ा समय लग सकता है। ये ना कुंडली पे डिपेंड है। हर कुंडली की एक पोटेंशियल पावर है, को कितना बढ़ा सकता है। अब हमारे पास कोई आ जाए, वो कहे कि मुझे देश का सबसे रईस आदमी बना दो, कैसे बन जाएगा? नसीब जो बता रहा है, ग्रहों की ताकत आपकी जितनी है, आप उसको उतना ही खींच सकते हो। अब एक रबर है, उसको आप एक हद तक ही खींच सकते हो, उसके बाद वो नहीं खींची जाएगी। तो ये चीज़ है कि रिज़ल्ट इंस्टेंट है, लेकिन वो खास कंडीशंस के अंदर। ऐसी चीज़ें होती हैं, अब हमारे पास कोई बंदा आ जाए, अभी के अभी बोले कि पंडित जी कि मेरा झगड़ा हो गया, मेरे रिश्तेदार का झगड़ा हो गया, भाई का झगड़ा हो गया, और थाने में बात चली गई है, अभी उस पर कोई केस ना आ जाए, अभी उसके ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए, तो आप कुछ बताइए जो इंस्टेंट हमें संभाल ले। तो लाल किताब में ऐसे उपाय हैं जो एक टाइम पर आपको उस चीज़ को रोक देंगे। बाकी वो जो आगे की बात है वो कुंडली के हिसाब से ही चलेगी। ये चीज़ें हैं लाल किताब में। पारंपरिक ज्योतिष की बात करें तो उसके अंदर आपको मंत्र पढ़ना है, आपको तंत्र करना है, आपको उपाय करना है, आपको पूजा करानी है, आपकी विधि है, एक समय लगता है हर चीज़ को। उसके मुताबिक आप लाल किताब को कहाँ देखते हैं? मैंने अभी बताया ना जी, वो एक शॉर्टकट वर्जन है, सीधा सीधा शॉर्टकट। हाँ। और अगर बात करें, देखिए अब उसमें कहा गया है कि उसमें राशियां भी हैं, नक्षत्र भी हैं, चरण भी हैं। लाल किताब के अंदर एक शॉर्टकट तरीका है। और जैसे आप कह रहे मंत्र, अभी मैंने बताया कि जिसने लाल किताब पढ़ी है ना जी, एक्चुअल वो उसमें समझ रखता है, उसको लाल किताब समझ आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसने पढ़ के उसको भी एक तरह के मंत्र पढ़ के ही सिद्ध किया है। जो उसमें लिखा वो मंत्र ही है, वो सिद्धि हुई है, तो वो काम प्रॉपर करेगी। पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब लिखी, वो खुद प्रैक्टिस भी करते थे साथ में? देखिए, मैं प्रैक्टिस की बात यह है ना कि उनको जो ताकत लिखाती थी जी, वो लिखते थे, फिर उसके पीछे उनकी बड़ी मेहनत थी। वो देखते थे भी जो लिखाया है क्या लिखाया है। अच्छा, उसको जो उनको लिखते थे फिर उसको प्रैक्टिस करते थे, देखिए फिर उसको करेक्ट करते थे। बिल्कुल करेक्ट कर। उस कई बार ऐसा भी था, कुछ चीज़ें किसी ताकत ने उनको बताई जो उस समय वो समझ ही नहीं आई, वो उसको रिपीट बोलते रहते बार बार कि ये बोला था, ये बोला था, वो लाइन रिपीट, फिर धीरे धीरे वो समझ में आई तो उसका बखान कर दिया। तो बड़ी मेहनत जी। मेरे को तो ये भी सुनने को मिला कि वो तो रात रात भर जागते थे। अब एक इंसान जिसने सब कुछ ही लाल किताब को मान लिया, अपना जीवन उसके ऊपर लगा दिया, परिवार की परवाह नहीं की, मेहनत इतनी की रातों की नींद भी त्याग दी, दिन को सारा दिन काम, रात को बैठ के लिखना, रात को वो ताकत उनको सोने नहीं दे रही, लिखा रही है, न दिन को नींद न रात को, कितना समय लगा। तो इसीलिए वो रूपचंद जोशी जी हैं जी, उनके जैसा बनना आसान नहीं है। अगर हम बस अपने कर्म को अच्छा करके उनके दिए हुए इस आशीर्वाद को अच्छे से संभाल लें तो बहुत कुछ इससे हासिल होगा। बट अगर कोई इस पे आगे लगातार मेहनत करेगा, करता जाएगा, पढ़ता जाएगा, ये और भी नए भेद खोल देगी। कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आज के ज़माने में वो ताकत किसी पे मेहरबान होकर कुछ लिखा देना तो वो आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से लिखा देगी कि भैया
लाल किताब में वो कहेगी कि भाई घरों पे ये नहीं होना चाहिए, टावर छतों पे नहीं होने चाहिए, अटैच बाथरूम नहीं होने चाहिए। आगे बाथरूम घरों के बाहर होते थे, कोने में जाके होते थे। अब हम कहते हैं जितने कमरे उतने टॉयलेट होने चाहिए, साथ में बाथरूम। तो ये दोष है ना। तो वो ये है कि आज भी प्रैक्टिस करेंगे बड़ी चीज़ें। अब हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी बड़ी बड़ी नई चीज़ें निकाल लेता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हर ग्रह 3 शर्तों में ख़राब हो सकता है, हर ग्रह 3 शर्तों में अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा इसी का ही लॉजिक है। किसी को अभी समझ आ गया, किसी को पहले से पता था, किसी को अभी नहीं पता, वो आगे जाके पता लग सकता है। तो ये प्रैक्टिस पे बात है, इस ज्ञान का अंत कोई नहीं है। मैं पिछले 2 घंटे से आपके साथ हूँ। जी। पिछले 2 घंटे में जितना कि मैं आपको समझ पाया हूँ, आपका जीवन आपके सिद्धांत कर्मों के आसपास घूम रहे हैं। बिल्कुल। आप कर्म से हट ही नहीं रहे। आप ज्योतिषी कम हैं, आप कर्म योगी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। तो मुझे बताइए, लाल किताब जो आपका जीवन है, लाल किताब कर्म और भाग्य को कैसे देखती है और आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मैं समझ पाता हूँ कि आप संपूर्ण लाल किताब ही हैं, क्योंकि जितना कि मैं अभी तक आपके साथ इंटरेक्शन करी है, आपकी हर बात में कर्म प्रधान होता है। तो मुझे आपके विचार भी सुनने और लाल किताब के विचार भी सुनने। देखिए, सबसे पहली चीज़, कर्म बहुत बड़ी चीज़ है जी। अब हम कुंडली की बात करते हैं। कुंडली क्या है? अगर हमारे पास कोई कुंडली दिखाने आया है जी। तो वो कुंडली है क्या? उसके पिछले कर्मों का ही तो लेखा जोखा है। हमारे 3 तरह के कर्म है। क्रियामान कर्म जो हम करते हैं, जी। संचित कर्म जो हमारे कर्मों का स्टोर है, जहाँ पर हमारे जन्मों जन्मों के कर्म पड़े हैं, ठीक है। और एक प्रारब्ध कर्म जो हम लिखा कर लेके आए हैं, उसमें खुशियाँ भी हैं, गमियाँ भी हैं, सब कुछ है। तो ये कर्म का हिसाब है। पर ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर जो हम ले आए हैं, जो हम ले आए हैं वही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। मैंने एक कर्म की बात की, क्रियामान कर्म जो हम कर रहे हैं। अगर हम सोचें कि हम जो कर आए हैं वही सब कुछ है, तो गलत है। कई लोग पता किस थिंकिंग के हैं कि ठीक है जी, ये मेरी कुंडली है, जो मेरा नसीब है ये लिखा है, वही हो रहा है। अब मेरे से किसी ने सवाल किया था कि पंडित जी आप भगवान में विश्वास रखते हैं? मैंने कहा जी पूरा विश्वास है। आप मानते हो कि जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है? मैंने कहा जी। कह रहा अगर आप ये मानते हो कि भगवान है, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर आपका ज्योतिष कैसे इतना बड़ा हो गया, भगवान से भी बड़ा हो गया? कि या आप इतने बड़े हो गए कि आपके पास कोई तकलीफ़ में है, वो आया तो आप कह रहे हो कि ये कर तेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो फिर भगवान कहाँ है? तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि भाई साहब, आपके तो सवाल में ही आपका जवाब है। आप कह रहे हो कि भगवान को मानते हो, हाँ जी, जो कर रहा है वो कर रहा है। आप बताइए कि मैंने बोला आप भगवान को मानते हो? कह रहा है जी मैं तो बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ। और आप, मैंने कहा ये मानते हो कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है? कह रहा है जी बिल्कुल। मैंने कहा पत्ता भी बाहर हिल रहा है तो उसकी मर्जी से हिल रहा है? कह रहा है जी बिल्कुल हिल रहा है। तो मैंने कहा फिर ये बताइए भाई साहब, अगर सब कुछ ही उसकी मर्जी से हो रहा है, पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल रहा है, तो ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ उसकी मर्जी के बिना लिखे गए? क्लाइंट हमारे पास 2-2 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके भी आते हैं जी। उसकी मर्जी के बिना आ जाते हैं। आप इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ उसकी मर्जी के बिना बोल रहे हैं। सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है, तय है पहले से। लेकिन कर्म की बात ये करें तो लाल किताब कर्म के हिसाब से अगर ज्योतिष को जोड़ने की कोशिश करें ना, तो ये मेरा जो मानना है वो ये है कि आपका जो भाग्य लिखा है वो लिखा है, उसमें जो तब्दीली जितनी हो सकती है उपायों से वो होगी। बट आप नए जो कर्म कर रहे हो वो भी आपके जीवन में साथ साथ भुगतने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं लिखा हुआ था तो हुआ, कई बार हमें किए हुए कर्म का फल भी साथ मिलता है। क्रियामान कर्म को भी देख के करो। अब एक सवाल और भी है, बड़ी अच्छी बात है कि ये बहुत
समझाना ज़रूरी है जी। कि कई लोगों की ये थिंकिंग है कि जी अगर सब कुछ ही लिखा हुआ है तो मैं शराब पी रहा हूँ तो फिर लिखा होगा। जी। चोर कह रहा है जी चोरी कर रहा हूँ, उसकी थिंकिंग होगी तो लिखा होगा। कसाई कह रहा है जी मैं बकरे का गला काट रहा हूँ, लिखा होगा। ऐसा नहीं है। इंसान के पास मालिक ने विवेक दिया है। जी। अगर हम उस विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे और जानवर में फ़र्क नहीं है। जानवरों में बुद्धि है। अब हम कहते हैं कि एक जानवर है, उसके अंदर बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। विवेक जो है वो इंसान के पास है। हम जो कर्म करें, अब कई लोग कहते हैं कि कैसे पता चलेगा पंडित जी अब ये मैं काम कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है कि मेरा नया कर्म है। बहुत बड़ा सवाल है कि एक इंसान कहे आप कह रहे हो सब कुछ कर्मों के हिसाब से, पर जो हम नया करेंगे वो भी भुगतना पड़ेगा। अब जो मैं नया कर्म कर रहा हूँ ये मेरा नया ही हो रहा है या पहले से लिखा हुआ है, इसका क्या करें? तो इसका जवाब ये है कि जब आप अध्यात्म में या गहराई में स्टडी में अंदर जाओगे, ये तो हर बंदा अपने लेवल पे तभी जान पाएगा कि उसका ये पुराना कर्म है कि नया। पर इसके लिए एक बड़ी अच्छी सलाह है कि इंसान एक काम करे अपने जीवन के अंदर। ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हर इंसान एक काम करे अपने जीवन के अंदर। अगर हम अपने हर कर्म को जो करने लगे हैं, अगर हम नया कर्म ही मान लें कि ये मैं नया करने लगा हूँ, ये भुगतना है मेरे को, तो हम अपने बुरे कर्मों से ही बच जाएंगे। हम ये सोच के चले ना कि जो मैं करने लगा हूँ ये नया कर्म है, मैं ठगी करने लगा हूँ किसी से तो ये मेरा नया कर्म है, मेरे को ब्याज लगा के वापस देना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, तो मैं रुक जाऊँगा। हम अपने हर कर्म को नया कर्म मान के चलें तो वो हम उससे बचेंगे। बाकी ये ज्योतिष हमारे कर्मों का ही तो हिसाब है। अब लाल किताब के अंदर बहुत बड़ी बात लिखी है, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कि इंसान अपने लेख से बंधा हुआ है और वो लेख विधाता की कलम से लिखा जा रहा है। पर आगे कुछ और भी कह रहा है, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। कि भैया इंसान बंधा है अपने लेख से, लेख कलम विधाता की लिख रही है, पर वो कलम चले खुद कर्म पे अपने, कि तेरे ही कर्म पे वो कलम चलेगी जो वो लिखेगा, जो तू लिखेगा करेगा वही वो लिखेगा। तो सीधी बात लाल किताब भी ये कह रही है, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, कि कर्म पे ही सारी बुनियादी कर्म है। जो लेके आए हैं वो भी कर्म है, जो कर रहे हैं वो भी कर्म है, जो भुगत रहे हैं वो भी कर्म है। लेकिन इंसानी जामे में आ गए, अगर कर्म को अच्छा करेंगे तो मालिक रास्ता बनाएगा। बहुत सारे लोग लाल किताब के टोटकों में विश्वास करते हैं। देखो लोगों ने टोटकों का नाम दे दिया है तो उपाय ही है। अब कोई कहते हैं ये लाल किताब पता नहीं कहाँ से आ गई, टोने टोटके तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये उपाय हैं, सरल उपाय हैं, इसके फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं जी। कभी किसी उपाय में मैं कह रहा हूँ जी कि मेरे को कोई उपाय बता दे आके कि लाल किताब का कोई ऐसा उपाय है जिसमें किसी इंसान की तो बात ही छोड़ दो ना, किसी एक छोटे से जीव जंतु का भी कोई नुकसान लिखा हो कि भैया एक छोटा सा कीड़ा है इसको कोई नुकसान पहुँचा दो, कुछ भी नहीं है। लाल किताब कर्मों को सुधारने की किताब है, आपको एक बिल्कुल सीधे उस रास्ते पर चलाने की किताब है जो आपके बर्तन यानी शरीर के अंदर के जो बर्तन जिसमें मालिक ने अपनी दया डालनी है उस बर्तन को साफ करेगी ये। पंडित जी ने लाल किताब ने बहुत सारी समस्याओं के समाधान दिए। जी बिल्कुल। मानव जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान दिया उन्होंने अपने शायराना तरीके से लिखा। वो अरमान और फरमान कैसे लिखते थे? वही चीज़ उनको ताकत वो लिखाती शायराना अंदाज में सारी लिखा। बिल्कुल, ये सब जो लिखाया उन्होंने उर्दू में लिखा और बड़े बड़े विद्वानों ने उसे हिंदी में किया ट्रांसलेट, बट जो लिखाया सो लिखा गया है। क्या लाल किताब कोई खुद खरीद के पढ़ के इसके उपाय कर सकता है? खुद खरीद के पढ़ तो सकता है जी, अगर उसको कोई पढ़ने के बाद दिक्कत ना आए। उपाय कर सकता जो है ना, ये एक बहुत गहरा चैप्टर है जी। अब एक चीज़ को मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ जी, हम ऐसे 10 लोगों को बुला के लाते हैं जी, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच है, जी, और हम किसी ऐसे बंदे को बोलते हैं इनको उपाय दे दे जिसने अभी सीखना ही शुरू किया है, जिसने किताब पढ़ी है, बाजार से किताब खरीदी है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, ग्रह यहाँ पर क्या करेगा और उपाय लिखे हैं, वो बंदा पता क्या करेगा? 10 लोगों को ही वो किताब में लिखे हुए 2-3 जो उपाय नीचे दिए होते हैं सेम दे देगा। ये बताइए
क्या हो सकता है ऐसा 10 के 10 लोगों को माँ का सुख एक जैसा मिल रहा होगा? चंद्रमा माँ है, 10 के 10 लोगों को पैसा, लिक्विड कैश, फाइनेंस उनका अच्छा होगा, 10 के 10 लोगों के अपने मकान होंगे। चंद्रमा किसी से की माँ हो भी ना, हो सकता है किसी की माता जी हो भी ना। अगर एक ग्रह नीच है और वो 10 लोग हमने वैसे ले लिए, 10 के साथ कंडीशन सेम नहीं है। कंडीशन होगा ना, ऐसा आप मानते हैं ना जी, कि किसी का माँ के साथ प्यार बहुत है, किसी का नहीं है, कोई माँ के पास रहा, कोई माँ से दूर रहा, बड़ी सारी कंडीशंस अलग होंगी। हर किसी के लिए उपाय अलग अलग है। एग्जैक्टली, आप पढ़ के नहीं खरीद सकते कि आपने किताब लाया, बीच में लिखा, आपने पढ़ के उपाय कर अगर लिया। जैसे आपने बोला कि कोई भी आके पढ़ के कोई भी उपाय कर सकता है, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हर एक के साथ सेम कंडीशन नहीं है। अगर कंडीशन सेम नहीं है जी, तो उपाय भी सेम नहीं है। अगर कंडीशन ही सेम नहीं है तो उपाय सेम कैसे होगा? तो ये तो देखिए, उपाय के मामले में इसमें परफेक्ट होना ज़रूरी है। नहीं तो कई बार होता है कि लोग कई उपाय करके आते हैं, अभी काम नहीं बना, लेकिन उपाय उसको, बड़ी बात बता रहा हूँ आपको कि कुंडली में बैठा हुआ ग्रह जिस भी घर में बैठा एक तरह का नहीं, अनेक तरह का फल देने की ताकत रखता है। आपको क्या फल मिलेगा वो आपकी कुंडली के अनुसार पता चलेगा, उसका क्या उपाय होगा आपके अनुसार पता चलेगा। हर एक के लिए हर चीज़ नहीं है। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों की शादियां सिरे नहीं चढ़ रही, तलाक बहुत हो रहे हैं। जी, लाल किताब तलाक जैसे लोगों को क्या फ़ायदा देती है? देखिए, इसके अंदर ये समझना ज़रूरी है कि शादी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है। जी, इंसान का आधे से ज़्यादा जीवन साथी के साथ निकलना है। जी, सबसे पहले जब शादी होने वाली हो, मान लीजिए कोई रिश्ता आया है, जी, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। जी, अगर वहाँ पर मनमर्जी आ गई और कुंडलियाँ लंबी चलने वाली नहीं हैं जी, तो दिक्कत। अगर कुंडलियाँ मैच नहीं कर रही तो दिक्कत। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी है, लोग सिर्फ गुणों को देख लेते हैं। कई बार कहते हैं जी रिश्ता आया है, कुंडली मिलाई, पंडित जी ने बोला 30 गुण मिल गए 36 में से, बस जी कर दो। आप यकीन मानिएगा 36 में से 36 गुण मैंने कई बार मना किए हैं। अगर सब कुछ गुण हैं तो ग्रह क्या करेंगे? जी, ग्रह कुछ नहीं है। इसलिए कुंडली का मिलान गुणों के आधार पर नहीं, सिर्फ ग्रहों के आधार पे होना जरूरी है। कुंडली का जो चौथा घर होता है ना, ये पारिवारिक सुख का खाना है, जहाँ घर में आप रहते हैं। 7वां खाना गृहस्थी का है, पत्नी का है, पति का है। 12वां खाना मियाँ बीवी के निजी सुख का है। जी, अगर आपके दोनों की कुंडलियों में मान लो जिनकी शादी कर रहे हैं 4, 7, 12 खराब है, जी, 1% भी शादी नहीं चलेगी। अगर किसी का चौथा खराब है तो क्लेश होंगे, 7वां खराब है तो तालमेल बिगड़ेगा, 12वां खराब है तो निजी सुख बिगड़ेंगे। तो ये कुंडली मिलाने से ज़्यादा ज़रूरी, पहले मिलानी ज़रूरी है कि भी कुंडली के अंदर कमियां तो नहीं है। जी, कमियां हैं तो हल होना ज़रूरी है। जी, लेकिन फिर भी जिन लोगों की तो शादी नहीं हुई, अच्छे से कुंडली मिलाएंगे, 4, 7, 12 देखेंगे, ग्रहों की कंडीशन देखेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए अब शुक्र ग्रह, आपने शादीशुदा जीवन की बात की, जी, एक सिंपल सी बात समझनी ज़रूरी है कि किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम है जी, या उसका कोई सवाल है, जी, एस्ट्रोलॉजर को ये पता होना ज़रूरी है कि उस इंसान को, उसके सामने जो बैठा है, जो प्रॉब्लम है, जी, उससे जुड़ा हुआ कुंडली में खाना कौन सा है, जी, उससे जुड़ा हुआ ग्रह कौन सा है। अब मान लीजिए आपने कहा कि किसी की शादीशुदा जीवन में दिक्कत आ रही है, जी, तो एस्ट्रोलॉजर को पता है कि शुक्र शादीशुदा जीवन का ग्रह है, पति पत्नी का ग्रह है, जी, गृहस्थी का ग्रह है, और 7वां खाना जो है वो गृहस्थी का खाना है। सामने वाले के या तो 7वें खाने में दिक्कत है या शुक्र खराब हो रहा है। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताता हूँ, शुक्र ग्रह सूर्य के साथ हो तो गृहस्थी में दिक्कत बनेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो आग है, शुक्र घी है, आग के साथ घी जलेगा। सूर्य के साथ शुक्र हो गृहस्थी में दिक्कत। यही शुक्र अगर चंद्रमा के साथ हो तो भी दिक्कत बनेगी। यही शुक्र अगर राहु के साथ हो
तो भी दिक्कत बनेगी। एक तो मान लीजिए कि शुक्र का संबंध जो है सूर्य के साथ बन रहा हो, चाहे वो दृष्टि में है, साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ है या राहु के साथ है, उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। या यही ग्रह 7वें घर में शुक्र के घर में आ जाए तो दिक्कत आती है। जिन लोगों का गृहस्थ जीवन डिस्टर्ब है, शुक्र जो है सूर्य के साथ बैठा है, वो लोग कभी कभी रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाएं तो फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों का चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा है, वो लोग दही में गंगा जल मिलाकर शिवालय में जो सफ़ेद रंग का नंदीगन हो, जो वाइट मार्बल से बना हो, उस नंदीगन को दही में गंगा जल मिक्स करके स्नान कराएं, बाद में साफ पानी से स्नान कराएं, फ़ायदा मिलेगा। और जिनका शुक्र राहु के साथ है, वो लोग आलू के पराठे बनाएं देसी घी से तले हुए, और कुष्ठ स्त्री जो कोड़ी आश्रम में मिल जाती हैं, कुष्ठ स्त्री होनी चाहिए, अगर दही के साथ आलू के पराठे कभी कभी उनको देते हैं तो उनको ये फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, बाकी प्रॉब्लम ज़्यादा है क्या है ये कुंडली देखकर बताएगी सारी चीज़। मैंने तो हल के लिए वत्स साहब कहाँ मिलते हैं? हल के लिए देखिए, वत्स साहब जलंधर में हमारा ऑफिस है जी, डिफेंस कॉलोनी में जी। बाकी एस्ट्रो MS वत्स के नाम से जी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर हमारी सारी जानकारी मिल जाएगी कि हम कहाँ मिलते हैं। विदेश भेजना मेरा कारोबार है जी आज लोगों को, बच्चों को बाहर जाके ज़िंदगी सेट करनी है। जी, लाल किताब विदेश जाने के बारे में क्या बताती है? बहुत सटीक बताती है। देखिए, हमारा जो पूरा जीवन है ना, जी, वो इस लाल किताब के अंदर लिखा हुआ है। पहले से लिखा हुआ? किताब मतलब कि हमारी हर प्रॉब्लम का हल है। जी कुंडली के 12 घर, 9 ग्रह, जी इनसे हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, और उनकी जो प्लेसमेंट है वो ये बताती है कि ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे नहीं होगा। अब कुंडली का जो तीसरा घर है ना जी, तीसरा घर भी यात्राओं से जुड़ा है। जी 7वां घर थोड़ी लंबी यात्राओं से जुड़ा है, जी। तीसरा घर छोटी यात्राओं से जुड़ा जी। है, 8वां घर समुंदर पार की यात्राओं से जुड़ा है। जी लेकिन मेन आपका जो सवाल आ गया जी कि 12वां घर जी जो है वो विदेश से जुड़ा है। अगर लग्न का संबंध 12वें घर से हो, उसको उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही जरूरत चला नहीं। जाएगा। अब ऐसे लोग होते हैं ना कि फाइल लगाई चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। विदेश जाने के लिए 2 चीज़ों को देखना ज़रूरी है, कुंडली का चौथा खाना और 12वां खाना। कुंडली का जो चौथा खाना होता है ना, जी। ये हमारा अपना घर होता है जिसमें हम परिवार में रहते हैं। अब अगर किसी इंसान की कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव ग्रह आके बैठ जाएं, जिन्होंने चौथे घर का सुख देना है, जी तो वो बंदा परिवार से दूर ही नहीं जाएगा। पहले तो उसकी नेचर ही ऐसी होगी कि वो कहेगा मेरा घर से बाहर जाके दिल ही नहीं लगता जी, मैं तो जाता हूँ मुझे घर की याद आती है जी, मैं तो घर से दूर जाके खुश नहीं जी। और अगर वो जाना भी चाहे तो वो ग्रह उसको रोकेगा, क्योंकि उसने परिवार का सुख देना है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी का चौथा खाना सुख स्थान जिसे कहते हैं, परिवार का सुख स्थान, वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको परिवार का सुख मिलेगा, वो बाहर जाने में अटक जाएगा। कई बार ये चीज़ देखी गई कि वहाँ बैठा ग्रह तो अच्छा है, पर इस मामले में उसका नुकसान कर रहा है कि वो बाहर ही नहीं जा पा रहा। चौथे खाने को ठीक करना ज़रूरी है। और 12वें घर को, जिन लोगों की कुंडली में चौथे खाने के एंटी ग्रह बैठे हों, अब राहु चौथे खाने में आ जाए, जी खास करके केतु चौथे खाने में आ जाए, शनि बुध जैसे ग्रह आ जाएं, ऐसे लोगों के जीवन में घर से दूर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कई बार कोई पॉजिटिव ग्रह चौथे खाने पर दृष्टि डाल रहा हो, वो उसमें रोक सकता है, ये कुंडली बयान करेगी। अगर चौथे खाने में कोई ग्रह खराब, उसका एंटी ग्रह आ गया, वो घर से दूर करेगा। लेकिन यहाँ पर चौथे और पहले खाने का संबंध अगर 12 से होगा तो वो घर से दूर जाएगा और विदेश में जाएगा। लेकिन अगर वो चौथे खाने का संबंध 12वें घर से नहीं बना, लगन का संबंध जो कि कुंडली का पहला खाना अपने आप से जुड़ा है, अगर हमारा एक कनेक्शन 12वें घर से नहीं बना तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। तो कई बार हम आजकल क्या देख रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर रहे हैं, करने के बाद कोई पुणे में बैठा है, कोई हैदराबाद में बैठा है, कोई बेंगलुरु में बैठा है, गुड़गांव में बैठा है। वो लोग घर से तो दूर गए, उनके चौथे खाने में ऐसे योग बने कि वो घर से दूर हो गए, लेकिन विदेश नहीं गए। चौथे खाने को और 12वें खाने को
देखकर ये चीज़ क्लियर होगी कि वो बंदा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर उपाय करते हैं तो बहुत सटीक। हमारे पास बड़े लोग आते हैं, अब तो ट्रेंड ही चल गया कि बच्चे ने बाहर जाना, और जाते हैं बच्चे कि हमारी पढ़ाई ही बाहर हो। तो बड़े लोग हैं कि वीज़ा कब लगेगा, सेटलमेंट कब होगी, ये सब कुछ कुंडली बताती है। लेकिन आपने उपाय से। दो तीन चीज़ें बताई। पहले तो आपने बताया घर, दूसरी बताई आपने कुंडली, तीसरा बताया आपने उपाय। अब जिसको बाहर जाना है उसके घर के अंदर कौन है कौन नहीं है उसको नहीं पता। एक साधारण आदमी को घर ही नहीं पता, उसको सिर्फ एक ही घर पता है, उसका अपना खुद का घर, जिस घर में वो रहता है। आप देखते हैं कुंडली, क्या कुंडली देख के पता चल जाता है आदमी बाहर जा सकता है नहीं जा सकता? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना। और किसी चक्कर में पड़ना ही नहीं है हमने। बिल्कुल पता अब आते हैं उपाय पे। जी। कबूतर उड़ाने से वीजा लग जाता है? देखिए, हर क्योंकि एक चीज देखिए देखने वाला बिल्कुल एक अननोन पर्सन है, उसको ना कुंडली ना भाव ग्रहों का नहीं पता। एक साधारण बंदा ये जानना चाहता है कि बस साहब मेरी कुंडली, मुझे बोलिए यस और नो। आपने बोल दिया हाँ बेटा तुम जा सकते हो, तुम्हें ये उपाय कर लोगे जल्दी चले जाओगे। अब उपाय क्या है? उपाय है कबूतर उड़ाना। क्या ऐसे उपायों से काम हो जाता है? देखिए, मैंने अभी एक चीज़ बताई ना कि ये उपाय जो होते हैं ना, हर कुंडली के अपने हैं। ये तो वही बात आ गई कि अगर कबूतर उड़ाने से जी बंदा बाहर चले जाएगा। जी 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 आप तो इस पर फील्ड में हो, जी जी तो जी। बाहर जाना कितना मुश्किल रहेगा, मेरे को बताइए। लोगों का ना इंटरेस्ट पता कैसे बनता है? जब उनको कोई ना मसाला मिले, वो कह रहा पंडित जी चलो ठीक है, मैं आपको कुंडली दिखाने के लिए तैयार हूँ, उपाय कराने के लिए मुझे थोड़े से उपाय तो बताइए ना, क्या मैं जा सकता हूँ? मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि अखंड ज्योतिष है, ज्योतिष में हर समस्या का हल है। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि पहले आप अपना जन्म स्थान बताइए, आप अपना समय का स्थान बताइए, मैं अपने गुरुजी को भेजूंगा, अगर तुम्हारा योग होगा तो ही भेजेंगे ना तुम्हें। बिल्कुल जब उपायों की बात आती है, क्या उपायों से बाहर जाने का भी रास्ता साफ हो जाता है? बिल्कुल होता है, पर यहाँ ना एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जी एक बंदे की जिद है बाहर जाना है, जी कि जाना बाहर है, कुंडली में योग नहीं है कि जा पाएगा। जी। चलो उपायों की मदद और ले। चले गया, बॉर्डर क्रॉस करके चलेगा, अब आगे कल वापस भी आ गए लोग। तरीके दो नंबर से ही चला गया हाँ मान लो। चला गया जी, बॉर्डर क्रॉस कर लिया। पर अब अगर वहाँ लिखा हुआ है कि नसीब में कि वहाँ सेटलमेंट नहीं है, तो भी तो जाके परेशान होगा ना। परेशान है ये कुंडली बताएगी, और हर बंदे की अपनी कुंडली बताएगी जी। कि इस बच्चे के, हमारे पास आते हैं लोग, हमने कई बार कहा कि ये बच्चा बाहर जाएगा, सेटल होगा, इसकी तैयारी करो, या पहले बता देते कि भैया वीज़ा लगने में दिक्कत है, बाहर जाके सेटल होने में दिक्कत है। ये कुंडली बताती है। अब जैसे आप कह रहे हो, अब आपकी कबूतर उड़ाने की बात से एक बात मेरे ध्यान में आई कि मेरे को किसी मेरे क्लाइंट ने बताया आके कि पंडित जी हम एक जगह कहीं गए थे, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गए थे, कि उन्होंने बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी में ना बड़ी परेशानी आ रही है, तुम ना रोज़ लिफ्ट में चढ़ो, ऊपर जाओ नीचे आओ, दिन में 2-3 बार लिफ्ट ऊपर नीचे करो। इससे क्या होगा, समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें ऊपर भी लेगी नीचे भी ले आई, तो तुम्हारा योग कट जाएगा। जी अगर लिफ्ट में ऊपर नीचे होने से ही खराबियाँ ख़त्म हो जाएं ज़िंदगी की, तो जो बंदा एक लिफ्ट मैन सारा दिन लिफ्ट में रह रहा है, अटेंडेंट है जो वहाँ पे, वो तो सारा दिन ऊपर नीचे जा रहा है और नौकरी कर रहा है 10-15 हज़ार रुपये महीने की, उसके घर में परेशानियाँ, तो उसके योग नहीं कट गए। समझने की बात है, कुंडली से अगर हम देख के उपाय करेंगे, हाँ, तजुर्बे के आधार पे बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। हो सकता है किसी को कबूतर उड़ाने से फ़ायदा भी मिल गया हो, क्योंकि बुध का टच तो उसमें है ही है जी, वो चीज़ों का लॉजिक होता है। लॉजिक होता है, बट हर एक के लिए हर चीज़ नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, वो सबके लिए होती हैं। अब किसी इंसान ने विदेश में जाना है, तो उस इंसान को केतु को अच्छा करना पड़ेगा, करे कुत्तों की सेवा, कुत्तों की रोज़ सेवा करे। जाना है विदेश, घर की छत पे झंडा लगा लो। कौन से रंग का? देखो, अब कई लोग कहते हैं लाल लगा लो, संतरी लगा लो, वो एक अलग मैटर आ जाता है। अगर हम उसको धर्म के अनुसार देखें तो हर बंदा लाल पीला संतरी कहेगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ केतु की। केतु की। अब केतु क्या है? ना केतु संतरी रंग है, जी ना लाल है, ना पीला है। केतु का रंग है काला सफ़ेद। जो चीज़, अब आपने ये सफ़ेद कपड़े पहने हैं, जी। चंद्र, चंद्र। काले पहन लोगे शनि,
लेकिन जो कपड़ा ऐसा होगा जिसमें एक ही कपड़े में काला सफ़ेद दोनों ही रंग शामिल हैं, जी। वो केतु। अगर किसी को दिक्कत है, वो एक छोटा सा झंडा या झंडी छोटी सी काली सफ़ेद बनाए, किसी टेलर से बनवा ले, त्रिकोण ट्रायंगल शेप की जो होती है, आधी काली आधी सफ़ेद, आधा कपड़ा काला आधा सफ़ेद, छोटी सी डंडी लगा के उसको चाहे कहीं जाके किसी हाइट वाली जगह पे, चाहे कहीं जाके कोई पेड़ की टहनी लगा लो, कोई पेड़ पहाड़ लगा लो, कोई ऊंचाई की जगह, कोई टंकी लगा लो, उस पे वहाँ जाके बांध दे और उसे वो उसका झूलता रहे, वीजा लग जाएगा उसका, वो झूलता रहे। अब जब ऊंचाई, छत जो है ऊंचाई है 12वां घर, जी। 12वें घर में जब केतु जाएगा और वहाँ जाके वो लहराएगा, अपनी पूरी फॉर्म में रहेगा, तो वो भला कर सकता है। ये लॉजिकल उपाय हो गया। तो वीजा लगाने के लिए आपको काले और सफ़ेद रंग का झंडा बना के लगाना, छोटा सा लगा सकते हैं, बट हर किसी के लिए नहीं है जी। हाँ। कुत्तों की सेवा ज़रूर करिए। देखिए लाल किताब में ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, वो चीज़ है कि आप किसी भी ग्रह के जीव की सेवा करो और उस ग्रह को अच्छा कर लो। कुत्तों की सेवा करना भी लाल किताब में कुत्ते दर्ज की है। सेवा करो। कुत्ता जो है वो केतु है, जी। कुत्ते की सेवा करने से केतु अच्छा होगा, केतु अच्छा होगा तो विदेश से जुड़े काम बनेंगे। अब ना एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूँ, केतु को जब अच्छा करो ना, तो सिर्फ केतु को अच्छा ना करो, राहु को भी करो। राहु को अच्छा करो तो सिर्फ राहु को ना करो, केतु को भी करो। कई बार क्या देखने को मिल रहा है कि कई बार देख रहे हैं कि लोग राहु के ही गुण गाए जा रहे हैं। एक बात ये बिल्कुल सही है, आज के ज़माने में राहु का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। राहु काल करे चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें राहु, मोबाइल राहु, है ना, हर चीज़ राहु, कैमरा राहु, राहु। लेकिन सिर्फ राहु ही राहु नहीं, राहु केतु अलग नहीं है। एक राक्षस का सिर कट गया, अमृत पी लिया था, जी। मर सकता नहीं था, अब सिर को राहु बना दिया, धड़ को केतु बना दिया। तो केतु को राहु को अच्छा जो लोग करेंगे, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु उच्च बैठे होते हैं, खास करके 6-12, तो लोग सेटल विदेश में होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में केतु चौथे घर में आ जाए, बहुत चांसेस होते हैं कि वो लोग विदेश में जाके सेटल हो जाए। चौथा खाना चंद्रमा का, जी। अब मैंने बताया था चौथे खाने में अच्छा ग्रह होगा तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन केतु का जो है वो चंद्रमा का शत्रु है। जिसका केतु चौथे खाने में होगा उसके चांसेस बहुत होंगे बाहर जाने के, क्योंकि केतु चौथे खाने का एंटी ग्रह है, उसने घर के सुख में कमी करनी है, वो विदेश ले जाएगा। तो ये बड़े तरह के उपाय हैं, सिर्फ झंडा लगाना, सिर्फ कबूतर उड़ाना से काफ़ी नहीं है। कुंडली जो बता देगी वो ज़रूर होगा। कुंडली कहाँ पे आके बताएगी? नहीं, कहने का मतलब है नहीं, कि कुंडली अगर मान लीजिए कोई किसी को दिखाता कुंडली है, कहाँ पहुँचे अपने आप को दिखाने के लिए, वत्स को मिलने के लिए? मैंने बताया कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एस्ट्रो एमएस वत्स के नाम से हमारा पेज है, चैनल बना हुआ है। कांटेक्ट वहाँ मैसेज करें, कांटेक्ट नंबर हैं। तो जालंधर में हम बैठते हैं, दिल्ली भी बैठते हैं, बॉम्बे भी बैठते हैं, जहाँ जो मिलना चाहे वो ज़रूर मिल सकता है। दिल्ली, इंदौर और बॉम्बे के अंदर भी आपकी सर्विस अवेलेबल है। किसी को मिलना है, ये राहुल काल चल रहा है, राहुल काल के माध्यम से आपके तक पहुँचे, आपके यूट्यूब के चैनल पे जाए तो आप तक पहुँच के अपनी कुंडली दिखाए। बिल्कुल। देखिए कि जो लोग नहीं भी आ सकते ना, अब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं रोज़ तो बॉम्बे हूँ नहीं, जी। रोज़ इंदौर नहीं हूँ, रोज़ दिल्ली नहीं हूँ, तो बड़े सारे लोग हैं जो ऑनलाइन भी कंसल्ट करते हैं। जो नहीं भी आ सकते वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेते हैं, उससे उनका काम। बहुत सारे लोग विदेश में देखते हैं हाँ, पॉडकास्ट, बिल्कुल। विदेश से किसी को रेमेडी करानी है उसके लिए ऑनलाइन सुविधा है। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है जी। उपाय हर बंदा कर सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई लोग कहते हैं कि उपाय मैं नहीं करूँगा जी। हाँ पंडित जी आप कर दो, आप कर दो। कई कहते हैं जी मेरा बच्चा नहीं करेगा, मैं कर दूँ। तो उपाय करने में ये चीज़ है, मान लीजिए एक बंदा उपाय नहीं कर रहा जी। उसका कोई सगा संबंधी उसका उपाय करेगा, फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए वो भी नहीं कर सकता, अब बात आपकी आ गई जैसे कोई विदेश में है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसके उपाय ब्राह्मण के पास ताकत है। अब मान लीजिए आप हवन करा रहे हो घर में, पंडित जी को बुला रहे हो,
तो हवन किसने किया? पंडित जी ने। पंडित जी ने करा, तो फल कौन चाह रहा है? हम चाह रहे हैं। तो उसका कारण कि ब्राह्मण के पास ताकत है कि वो संकल्प करके करेगा, ये जो भी करना चाहेगा हर तरीके से मालिक की दया से हल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या जो हमारे उपाय होते हैं वो विदेश में भी वैलिड होते हैं? हाँ, जहाँ आदमी मर्जी कर वहाँ सकते पे रह रहा है उसके ऊपर भी पूरा असर होता है हैं। उसका? बिल्कुल, यही सूरज वहाँ है नहीं, चंद्रमा वहाँ है नहीं, हमारे हिसाब से वो बंदा बहुत दूर चला गया, कुदरत के नज़रिए से वो कहीं नहीं गया, और जहाँ गया है माथे की लकीरें हाथों की लकीरें लेके गया है, नसीब लेके गया है ना। ऐसा नहीं है कोई विदेश पहुंच गया तो उसको उपाय की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क ये है कि अब फॉरेनर हमारे पास बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो आते हैं हमारे पास, नहीं आते तो कांटेक्ट में रहते हैं हमारे साथ, तो उनको फ़र्क भी पड़ता है। कुंडली सब कुछ करेगी, बताएगी, आप यहाँ हैं चाहे कहीं पर भी हैं, इससे कोई मतलब नहीं आप विदेश बैठे हो तो आपके ऊपर असर नहीं होगा। जो लोग हिंदू धर्म से नहीं है उनके ऊपर भी उपाय होते हैं? बिल्कुल, वो भी मानते हैं? मैंने अभी एक चीज़ बोली ना आपको जी, कि ज्योतिष हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है, कुछ और थोड़ी है ना। रिलीजियस मैटर नहीं करता। वही बताओ, ज्योतिष जी, हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है, और कुछ थोड़ी है। और कर्म क्या है? सब पर लागू है, सब पर लागू होता कुदरत का कानून सब पे लागू है ना। अब जो कर्म कर रहा है उसके ऊपर उसका फल भी आएगा, तो कोई माने ना माने, कुदरत को या ज्योतिष को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क उसी को ही पड़ेगा जो नहीं मानेगा या मानेगा। ये चीज़ होती है, समझना ज़रूरी है। बड़े लोग हैं जो नहीं मानते थे, ऐसे कई किस्से हैं, नहीं मानते थे, कुछ चीज़ें बताई तो आ गए कि वाकई हो गया, या प्रॉब्लम ही ऐसी आ गई कि फिर रास्ता ढूंढना पड़ा, फिर वो लोग तब भागते हैं। लेकिन ज्योतिष मददगार था, मददगार है, मददगार ही रहेगा हमेशा। लाल किताब के अनुसार कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा दोष देते हैं? हर ग्रह का असर बहुत बड़ा है। एक चीज़ बताता हूँ, ग्रह कितने हैं? 9। 9 ग्रह। 9 ग्रह हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लाखों चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जी, ठीक है, हम इस स्टूडियो की ही बात करें ना तो इसमें तकरीबन कितनी चीज़ें पड़ी हैं, और वो अलग अलग ग्रहों की चीज़ें हैं, कोई सूर्य की, कोई चंद्र की, कोई मंगल की। 9 ग्रहों के हिस्से में लाखों चीज़ें हैं इस दुनिया की, और वो लाखों चीज़ों को जब हम 9 ग्रहों में डिवाइड करेंगे तो एक एक ग्रह के हिस्से में लाखों लाखों चीज़ें आ जाएंगी। तो सोचिए कि एक ग्रह के पास अब कितनी पावर है। आपका मान लीजिए किसी का एक ग्रह खराब हो गया, पूरी तरह खराब हो गया, मंदा हो गया, उस ग्रह से रिलेटेड अब कितनी चीज़ें हैं वो उसके लिए नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी। बट आपका सवाल है कि लाल किताब सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किसे कहेगी? जी, तो मेरा जवाब है बुध ग्रह। बुध ग्रह। बुध ग्रह बहुत बहुत ताकतवर है। बुध हमारा ब्रेन है, दिमाग। बुध हमारी वाणी है, बुध हमारे अंदर वो समझ है कि हम सामने वाले से मुनाफा कैसे लें। बुध बिजनेस है। आज दुनिया में हर इंसान बिजनेस या नौकरी तो कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी जी जी, हर किसी हर की बंदा जिंदगी कर में रहा बुध है। है। बिजनेस बुध, नौकरी बुध, जी हमारा दिमाग ब्रेन बुध, जी, हमारा लेन देन बुध, हमारी वाणी बुध, मुनाफा बुध, कमीशन बुध। बुध इतना बड़ा ग्रह है कि अगर बुध खराब हो जाए तो लाल किताब के अंदर बुध खराब ना हो ये ज़रूर कहा गया है कि बुध जो है ये इंसान के जीवन को बहुत बहुत बड़ी हानि देने की ताकत रखता है। आप एक चीज़ देखो, जी इंसान का शरीर है, दिमाग कहाँ पर है? सिर के हिस्से में। कैसे? तो सोचो, मालिक ने भी उसको सबसे ऊपर का दर्जा दिया है। जी, एक इंसान जिसके शरीर के सारे हिस्से काम कर रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ना किडनी की है, ना लीवर की है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस इंसान का दिमाग खराब है, यानी कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। तो खत्म हो गया बस। तो उसे हम क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं कि भैया इसको थोड़ी देर के लिए पागल खाने भेज दो, जी, जी, ये कुछ गलत ना कर दे। किसी इंसान को कोई और प्रॉब्लम आ जाए
तो हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ देते, भेज नहीं देते, उसको ही क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि बुध जो है वो ताकत रखता है, अगर मंदा हो गया तो बहुत मंदा होगा, और जिसका बुध खराब होगा उसमें सूझबूझ नहीं होगी। जिसका बुध मंदा हो गया वो बिजनेसमैन नहीं बनेगा, और नौकरी कर रहा तो तरक्की नहीं करेगा। जिसका बुध खराब हो गया, बेटी बहन बुआ के सुख खराब हो जाएंगे, शरीर के अंदर नसों की दिक्कतें हो जाएंगी। बहुत मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर डरने वाली बात है तो बुध है। बुध। अगर किसी का बुध बहुत मंदा हो ना, और वो 34-35 के बाद हमारे पास आया हो, मान लीजिए कोई पहली बार आया है और उसकी उम्र 36-35 के बाद की है, या वो 34 में 35 में ही आ गया और बुध कुंडली में दिखा रहा है कि बहुत मंदा है, तो हमारा पहला सवाल मेरा होता है कि भैया ये बताओ कि 34-35 में क्या हुआ? वो कहता है जी जो हुआ क्या बताऊं कि सब कुछ तभी बर्बाद हुआ। तो बुध को ज़रूर ठीक करें। ग्रह सभी ताकतवर हैं, बुध की ताकत सबसे ज़्यादा है। अगर बुध मंदा हो तो इंसान को बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुध पर खास तौर, अब वो लाल किताब के अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर है बुध का भेद। लाल किताब भी कहती है कि भैया बुध का भेद निकाल के देख ले कि ये कुंडली में किस ग्रह का फल दे रहा है। कई बार बुध ग्रह किसी और ही ग्रह का फल दे रहा होता है। हम सोचते हैं क्या हो रहा है, बहरूपिया होता है ना, बहरूपिया बुध होता है। तो इसलिए बुध कुंडली में भी कई बार यही करता है कि देखने में बुध है, फल किसी और का दे रहा है। तो सबसे ज़रूरी आपके सवाल का ये जवाब देता हूँ मैं कि बुध पर ध्यान देना ज़रूरी है, कि बुध ग्रह ठीक होगा तो फिर भी बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कौन सा ऐसा योग होता है जिससे देख के पता चलता है कि बंदा खुश रहेगा या इसका नुकसान होगा? देखिए वैसे तो बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन कुंडली के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कुंडली का पहला घर जी सेल्फ से जुड़ा हुआ है, खुद से इंसान की अपनी सेहत, अपनी उम्र, अपनी तरक्की, अपने व्यवहार से जुड़ा। पहले घर से पता लगता पहला घर। उसके बाद चौथा घर जी जो माँ से, पैसे से, घर के सुख से, लिक्विड कैश से जुड़ा है। जी उसके बाद सातवां घर जी जो गृहस्थी से, सातवां घर गृहस्थी से जुड़ा है, पत्नी से जुड़ा है, पति से जुड़ा है, आमदनी से जुड़ा है। उसके बाद 10वां घर, 10वां घर पिता, अपना कामकाज जो हम करते हैं उससे जुड़ा है। अगर किसी इंसान की कुंडली में जी 1, 4, 7, 10 ये चारों घर खाली हों, इनमें मान लीजिए कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि वो इंसान अपने जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करेगा। कुंडली का ये जो 1, 4, 7, 10 मैंने आपको बताया ना, इनको हम केंद्र कहते हैं। जब भी आप कभी कुंडली का चार्ट देखेंगे ना, तो 1, 4, 7, 10 सेंटर बिंदु से जुड़े हुए हैं, बाकी सारे घर साइडों में हैं। साइडों से जो ये चारों घर हैं ये सेंटर से जुड़े हैं, इनको केंद्र भाव कहा गया है। अगर किसी इंसान की कुंडली में 1, 4, 7, 10 खाली है जी तो वहाँ ये दिखता है कि भाई स्ट्रगल है, परेशानी होगी। और इन घरों में शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो इंसान ज़िंदगी में बड़ी तरक्की हासिल करेगा। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाल किताब की, कुंडली का 6, 8वां, 12वां घर, जिस बंदे की कुंडली में, ये पक्की बात बता रहा हूँ, जी जिस इंसान की कुंडली में 6, 8वां, 12वां ये तीनों घर खाली हैं, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा, वो जिंदगी में बड़ी मुसीबतों से बचा रहेगा, बचा ही रहेगा। बचा रहेगा। 1, 4, 7, 10 खाली होंगे तो लाइफ में स्ट्रगल होगा, लेकिन 6, 8, 12 खाली होंगे तो प्रॉब्लम से बचा रहेगा। और अगर 6, 8, 12 में ज़्यादा ग्रह आकर बैठ गए तो उतना ही परेशान होगा। 6ठा घर जो कुंडली में है ना, ये दुश्मनी का है, शत्रुता का है, कर्जे का है, बीमारियों का है, मुकदमेबाजियों का है। जी रिश्वतखोरी में फंसने के लिए जो योग बनते हैं 6ठे घर से बनते हैं। यानी कि जब 6ठा घर खराबी देता है, बीमारियां पनपती हैं, कर्ज हो सकता है, दुश्मन आ जाएंगे, मुकदमे आ जाएंगे बंदे के ऊपर। तो 6ठा घर अगर खाली है तो वो काफ़ी हद तक इंसान बचा रहेगा। ये नहीं है कि 6ठा घर खाली है तो कभी
कुछ नहीं करेगा, उसमें बैठी हुई राशि भी काम करेगी, लेकिन उसका मालिक कहाँ पे है ये भी डिसाइड करेगा। पर फिर भी जैसे आपने पूछा कि कुंडली देख के कुछ पता चलता है कि भी कौन से योग है जो इंसान को बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं या परेशानियां बन सकती हैं। तो छठा घर खाली हो तो इंसान इनसे बचता है। आठवां घर मृत्यु का है, आठवें घर में भी बैठे हुए ग्रह ना हो तो इंसान सेफ रहता है। 12वां घर खर्चों का है। कई बार ये देखते हैं किसी का पैसा बीमारी पे ही खर्च हो रहा है जी, मुकदमों में पैसा खराब हो रहा है, या कई बार देख रहे हैं कि इंसान जी तोड़ मेहनत कर रहा है पर पैसे की बचत जीरो से ही जीरो है, कभी कुछ उसको हासिल ही नहीं हो रहा। तो 12वां घर खराबी दे रहा है। इसलिए 6, 8, 12 खाली हों जी, तो इंसान बड़ी परेशानियों से बचा रहता है। इनमें ज़्यादा ग्रह आ जाएं तो दिक्कत आ जाती है। ये आम जनरल चीज़ें हैं जो कोई भी देख के पता लगा सकता है। बाकी इनमें बैठे ग्रह बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, कैसी होगी, वो अलग चीज़ है। बात ग्रहों की होती है तो उसमें शनि ग्रह, राहु, केतु, इन 3 ग्रहों से लोग डरते बहुत हैं। क्या रीज़न होता है कि इन 3 ग्रहों से हर आदमी डरता है? एक ना बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। शनि, राहु, केतु जी, बद नहीं हैं, यानी बुरे नहीं हैं। शनि, राहु, केतु बद नहीं हैं, बदनाम हैं। अच्छा, ऐसे ही बदनाम किया वो लोग। एक बात बताइए, कह रहे शनि तो सुधारते हैं लोगों को। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपका सवाल है कि लोग डराते हैं। हाँ, हाँ, सही बात भी है डराते हैं। कि भाई तुम्हारे शनि ऐसे हो गया, राहु। तो तभी मैंने ये चीज़ बोली कि शनि, राहु, केतु बद नहीं, बदनाम है। बदनाम हैं। अगर ये 3 प्लैनेट इंसान को फ़ायदा देने की तरफ आ जाए ना तो उसको एक बादशाहत दे देंगे। जितने मकानों के सुख शनि देगा। एक इंसान 1 रुपया कमा रहा है, मेहनत कर रहा है 100 रुपये की, शनि मंदा है उसका। एक इंसान 100 रुपया कमा रहा है और मेहनत बहुत बहुत उसकी कम है, 1 रुपये की मेहनत कर रहा है, तो शनि अच्छा है। शनि में ताकत है, अच्छा है तो आपकी किए हुए काम का बहुत ज़्यादा फल देगा। जी। बुरा है तो आपकी सारी मेहनत को जीरो करके रख देगा। फैक्ट्रियों के मालिक क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री में आए, थोड़ी देर बैठे, चले गए। मशीनें पहले भी चल रही थी, उसके बैठे भी चल रही हैं, बाद में भी चल रही हैं। जी। तो शनि अच्छा है। इसलिए शनि, राहु, केतु को हमेशा बुरा ना माने। आज के ज़माने के अंदर हम ये चीज़ ज़रूर समझे कि राहु हर ग्रह फ़ायदा देता है। हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, किसके माध्यम से कर रहे हैं? राहु के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। राहु के बाद टेलीकास्ट राहु कर रहा है। आप मोबाइल पे बात करें, आपके तो विदेश में हज़ारों लोग जानने वाले होंगे, लाखों होंगे। आप बैठे यहाँ पे हैं, बात कर रहे हैं, आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ना आप वहाँ पे हैं ना वो यहाँ पे है, बात ऐसे हो रही है जैसे कि आमने सामने बैठे हैं। राहु से हो रही है। इतनी तेजी का कारक कौन है? राहु। राहु एक अदृश्य शक्ति भी है जो दिख नहीं रहा लेकिन कर रहा है। अब ये मोबाइल में टावर है, रेंज आ रही है, दिख नहीं रही कहाँ पे है, लेकिन वो राहु है, वो काम कर रहा है। अभी फ़ोन मिलाओ, चाहे जहाँ बात कर लो। तो सोचिए जिन ग्रहों के पास इतनी ताकत हो, सामने वाला इंसान का माइंड सेट कर दिया जाएगा शनि राहु केतु खराब, शनि राहु केतु खराब, तो वो तो बस जीवन में एक बड़े फायदे से पीछे हट जाएगा। शनि राहु केतु फायदा बहुत बड़ा कर सकते हैं। जिस इंसान ने शनि अच्छा करना है, पक्की बात की गांठ बांध ले, किसी का हक ना खाए, शराब मांस अंडे का सेवन ना करे। शराब मांस अंडे के सेवन से खास तौर पर मांस और अंडे के सेवन से शनि खराब होगा। शनि न्याय का देवता है। एक बात बताइए, जिसको मान ही न्याय का देवता लिया, अगर वो बुरा है तो फिर तो सारी दुनिया ही दुखी होती, हर एक के हिस्से में सजा ही लिख देता। दुनिया सुखी नहीं है, सुखी भी है। तो शनि जो है कर्म से खराब ना करें जी। जो मांस खाएगा उसका शनि गया। क्यों? आप एक चीज़ बताओ, जिस भोजन के अंदर किसी की बेहद तड़प दर्द है, वो आपके लिए सुख का कारण बनेगा? कभी भी नहीं बन सकता। किसी को
दुख देके अपने सुख की नींव रखेगा कोई? नहीं रख पाएगा। जो लोग मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, उनका शनि मंदा होगा, उनको शनि बुरा करेगा। जो लोग जीव हत्या करेंगे, जीव हत्या, लोग जीवों को मार रहे हैं, खास करके जीव हत्या करने से, उससे भी खास सांप मारने से, सांप शनि है, नॉन वेज खाने से शनि खराब होगा। अब मेरे से किसी ने सवाल किया, पंडित जी आपने एक बार ना एक बात बोली थी कि एक इंसान ने एक जीवन के अंदर बकरियां काटी हैं, उनके गले काटे हैं जी। तो आपने कहा था कि कर्म वापिस आता है, कोई पता नहीं कि कभी बकरी भी इसका सिर जरूर काटेगी, क्योंकि ये कर्म का विधान है, मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं। तो बंदे ने सवाल किया क्या पंडित जी इसने तो 2000 मान लो बकरी काट दी, तो ज़िंदगी के अंदर अब आगे जाके ये 2000 बार बकरी बनेगा कि 2000 बार हर बार बकरी उसको काटेगी? नहीं। कई बार कुदरत ऐसे भी करती है कि जितनी तकलीफ 2000 बकरियों को हुई, उतनी तकलीफ उसको एक ही जीवन में उसके कर्मों ने दे दी, अपाहिज बना दिया, रोज मर रहा, अंधा कर दिया। तो ये कुदरत को समझिए। राहु के लिए तो कहा जाता है जी कि राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, और राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। राहु में तो वो ताकत है, अगर राहु तारने पे आ जाए तो फिर तो इंसान की वैसे ही ज़िंदगी में हर तरफ तरक्की है। इसलिए ये गलत फहमी है कि शनि राहु केतु ही खराब करते हैं। खराबियां हर ग्रह के हिस्से में आती हैं, पर वो हमेशा ही खराब है ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हर ग्रह के पास लाल किताब के हिसाब से इन तीनों ग्रहों के कोई उपाय बताइए। देखिए स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है जी शनि को अच्छा करना है जी मैंने अभी बताया, किसी का हक मत मारो, जी। कभी ना मारो। और राहु के लिए जीवों की हत्या शनि को अच्छा करने के लिए जीव कभी हत्या ना नहीं करो। करनी। मांस अंडे का सेवन कभी ना करो, जी। शराब मत पियो। जो इंसान ये लेंगे उनको जरूर परेशानी वो आएगी, शनि से पीड़ित रहेंगे। पीड़ित रहें। अब कई लोग कहते हैं कि फॉरेन में जाके देखो जी, लोग तो खा ही ये रहे हैं, या किसी अमीर आदमी को देख के आए हैं जी, वो खा भी रहा है, पी भी रहा है, अय्याशी भी कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर हो रहा है दिन ब दिन। भैया वो उसने जो फसल बीजी थी, बीज बोया था, आज वो फसल काट रहा है। जी। जो आज फसल बीज रहा है आगे काटेगा। और ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है, अगर बीज मिर्च का बोया है तो फसल आम की नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मिर्च का बीज ही आएगा। इसलिए फॉरेनर लोग कहते हैं जी खाते हैं, फॉरेन में लोग तो खा ही ये रहे हैं। तो फॉरेन के अंदर रिश्तों का एक बार तालमेल देखो तो सही क्या है। बच्चा छोटा सा भी होता तो उसको अलग कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता। किसी को ये नहीं पता कि हमारे रीति रिवाज क्या है, माँ बाप का ही नहीं पता किसी को। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, मालिक का दायरा बहुत बड़ा है, अगर वो चाहे तो वो खींच लेता है। कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें फॉरेनर जुड़े हैं, वो लोग तो प्याज लहसुन भी बंद कर गए। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं फॉरेनर। देख रहे हैं अभी कुंभ में, देख रहे हैं इतनी दुनिया आई है। कितनी दुनिया, अभी कुंभ चल रहा है जी। लोग देखो, कई लोग ऐसे हैं जो भारत में रह के वहाँ नहीं गए, वो फॉरेन से आए हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि समझने की बात है। शनि को अच्छा करने के लिए शराब मांस अंडे को त्यागो, नहीं तो भुगतान देना पड़ेगा। किसी का हक मत मारो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात करेंगे राहु की। राहु को अच्छा करने के लिए ससुराल से संबंध अच्छे रखो। जो लोग ससुराल से संबंध बिगाड़ लेते हैं वो राहु खराब कर लेते हैं। राहु को अच्छा करने के लिए ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि राहु के जीव, कभी कभी हाथी को गन्ना खिलाओ, हाथी की सेवा करो। हाथी की सेवा करने से भी राहु अच्छा होता है। और केतु को अच्छे करने के लिए कुत्तों की सेवा करिए। और केतु का एक बड़ा ज़बरदस्त उपाय, बड़ा ज़बरदस्त उपाय जो करेगा वो उसके अच्छे फल पाएगा ही पाएगा, कि इंसान कान के अंदर सोना धारण कर ले, कान में सोना पहन ले। जिस इंसान ने अपने कान में सोना पहन लिया जी, उसका केतु नहीं मंदा होगा। पिछले समय में देखिए, छोटे उम्र में ही कानों में सोना आदमी भी डालते थे। भगवान की भी जितनी मूर्तियां देखते हैं, हाँ, भगवान के कानों के अंदर भी मूर्ति होती है। बिल्कुल। अभी भी राजस्थान साइड में जाइए,
छोटी उम्र में ही बच्चों के कानों में सोना डाल देते हैं, लड़कों के कानों में कान में सोना डालिए तो केतु अच्छा हो जाएगा। ये तीनों ग्रह बहुत कुछ दे सकते हैं, गलत फहमी में कभी ना रहें कि ये नुकसान ही करते हैं। ये देने पर आ जाएं तो बादशाहत भी देने की ताकत रखते हैं। पंडित रूपचंद जोशी जी की लाल किताब से के माध्यम से जानना चाहूँगा कि पंडित जी ने मांस खाना और शराब के बारे में क्या लिखा है? मना किया है, मना किया, क्लियर। बिल्कुल। देखिए, शनि खराब होगा, जी 10वें घर में शनि के लिए कहा गया है कि जो खाएगा बहुत मंदा होगा। 8वें घर में शनि को तो कहा गया कि शराब पिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, नीच शनि बर्बाद। तो पंडित जी ने भी मना किया है। मैंने अभी एक चीज़ बताई थी ना कि ये जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, ये कहाँ से आए? ये हमारे ही देवी देवताओं के बताई हुई चीज़ें जी। हैं, परमार्थ से जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं, कहीं ना कहीं अंदर से सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये बिल्कुल भी इन चीज़ों की गुंजाइश इसमें नहीं है। अगर कोई समझे कि भाई हाँ इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सख्त तौर पे मना करते हैं कि भैया ये खाओगे तो मत करो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो नए नए ज्योतिष में आए हैं, नए नए ज्योतिषी बने हैं, जो लाल किताब को पढ़ भी रहे हैं, पढ़ के लोगों को रेमेडियाँ भी दे रहे हैं। उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही है जी कि ज़रूर करें अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट इंसान अपने शौक़ से चले तो उसको ज़रूर लाभ भी मिलता है। पर ये ज़रूर देखे कि किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि किया हुआ उपाय कमान से निकला तीर जी एक बराबर है। जी। उसने अपना काम करना ही करना है। अगर उपाय सही है तो फ़ायदा करेगा, अगर उपाय गलत है तो नुकसान होगा। गलत ना करें। जिनसे सीख रहे हैं बेशक कभी उनसे भी सलाह लें और बहुत सटीकता से देखकर करें, ताकि सामने वाले का भी फ़ायदा हो और खुद का भी फ़ायदा हो। ज्योतिष से हट के थोड़ी सी बात करनी चाहूँगा, आप ज्योतिष के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। जी जी। मांस खाना, शराब पीना, बहुत मज़ा आता है लोगों को। अक्सर लोग तर्क वितर्क देते हैं। मैं कहता हूँ जो लोग विदेश में हैं, लोग कहते हैं वो बड़े सुखी हैं, बहुत पैसे हैं, डॉलर हैं। मैं ऐसा आदमी आज तक सुखी नहीं देखा कोई जो आज शराब पी रहा है। शराब तो आदमी किसी दुख में पीता है, वो मज़े का केंद्र कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो एक देखिए माइंड सेट की बात है सिर्फ। अब शराब है, मान लीजिए कई लोग कहते हैं जी कि मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। जब नशा उतरा तो रिलैक्स ही हो गए या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इंसान इन चीज़ों का सहारा लेता है, लेकिन उसमें उसका दुगना नुकसान होता है। पहला नुकसान कि उसने गलत कर्म किया, उसको भुगतना पड़ेगा, उसका ग्रह खराब होगा। दूसरी चीज़, जब हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं ना, तो गलती होने की संभावना और बढ़ जाती है। जी कर्जे में शनि ले जाए ना, कर्जे में अगर शनि ले जाए, बंदा जल्दी बाहर नहीं आ पाता। और शराब पीने से, नॉनवेज लेने से शनि खराब होता है। आज के ज़माने में कर्ज कितना आसान हो गया। जी EMI करा लो जी, क्रेडिट कार्ड ले लो जी, ये कर लो जी। चीज़ों के फ़ायदे हैं, मैं नहीं कहता इनका नुकसान ही है, फ़ायदे भी हैं। लेकिन अगर इंसान इसी वृत्ति से चलता रहे तो वो लोग कर्जे में बहुत जल्दी आ जाएंगे। इससे बचना ज़रूरी है। टेम्परेरी एक कुछ घंटों के लिए माइंड रिलैक्स करने वाली चीज़ है, पर फ़ायदा कोई नहीं। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। अब एक भाई साहब कहते कि जी पी के रिलैक्स हो जाता है, मैं तो एज ए मेडिसन लेता हूँ, एज ए मेडिसन लेता हूँ। और आप मेरे को एक बात बताओ कि शराब अगर मेडिसन होती तो केमिस्ट की शॉप पे ना होती, वहाँ पे मिलती है? नहीं मिलती। तो फिर लिखा भी रहता है कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप पीना तो सेहत देखो, के लिए ये तो हानिकारक। एक ना माइंड सेट है कि पीने से हमें फ़ायदा होगा, परमानेंटली कुछ भी नहीं, परमानेंटली नुकसान ज़रूर होगा। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहूँगा, शराब, मांस, अंडे से बचें, गलत कामों से बचें, कर्म को अच्छा करें तो भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। कोई बंदा उपाय कर रहा है नहीं कर रहा, बाद की बात है, कर्म अच्छा कर लो। इन चीज़ों का सेवन करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब एक शादी होती है तो एक पवित्र संस्कार हो रहा होता है, वो वहाँ पर एक पति पत्नी एक बंधन में बंधे जाते हैं। वहाँ पर भगवान का आवाहन होता है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से लोग फेरे लेते हैं,
सब ग्रहों को बुलाते हैं। शादियों के अंदर शराब कंपलसरी हो गई है आज के दिन। हर शादी में बलि भी दी जाती है, कोई मुर्गे की देता है, कोई बकरे की देता है। क्या ऐसी शादियां सफल होती हैं जिन शादियों में ये चीज़ें चल रही हैं? देखो, मैंने ना अभी एक चीज़ बताई कि किसी को दुख देकर खुद के सुख की नींव कैसे रखेंगे। स्वाद की बात है कि ज़बान का स्वाद है कि जी हमने ये खाया, हमने वो खाया। जब किसी की गर्दन को काटा जाता है ना, जब किसी की गर्दन को काटा जाता है, जो उसको तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ में से सुख कैसे निकलेगा। कबीर साहब ने कहा था, बकरी पाती खात है। क्या खाती है बकरी? बात पत्ते खाती है। उन्होंने कहा था, बकरी पाती खात है तो भी निकली खाल, कि उसकी खाल को खींच के उधेड़ा गया। क्या नुकसान किया उसने। बकरी पाती खात है तो भी निकली खाल, जो बकरी को खात हैं उनका कौन हवाल। कि भैया उनकी गवाही कौन देगा जिन्होंने इसकी खाल को निकाल कर इसको खाया है। इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करनी ही ज़रूरी है। अब शराब, लोग कहते हैं इसमें किसी जीव की हत्या थोड़ी है, पर क्या हम नहीं जानते शराब पीने से हमारे दिमाग का संतुलन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। जो बात नहीं बोलनी बंदा वो बोल देता है, जो काम नहीं करना बंदा वो कर देता है। कई लोग झगड़े करने लग जाते हैं, कई लोग तो कई कुछ कर जाते हैं। तो जो चीज़ हमारे शास्त्रों ने मना की है उसके पीछे रीज़न है। ये खोज का विषय है, बहुत बड़ा विषय है। अगर किसी के अंदर और क्यूरियोसिटी है कि क्या है, देखो हमारे शास्त्रों को पढ़ो, समझ आएगा कि क्यों इन चीज़ों की मनाही की गई है। उसके पीछे रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न यही है कि नुकसान ही होगा। जिस शादी में मांस परोसा जाता है जी, वो परोसने वाला भी तो जिम्मेदार है। हाँ। अब इसके बारे में ना मैंने आगे भी एक पॉडकास्ट में बोला था, मैं आपके माध्यम से भी बोलता हूँ। पक्की बात है, हर इंसान सुनने वाला इस बात को अपने जहन में रख ले। जी, जानवर को मारने वाला, जानवर को बेचने वाला, उसको धोने वाला, बनाने वाला, सर्व करने वाला और खाने वाला, 7-8 लोग आ गए, सब एक कैटेगरी में है। कुदरत नहीं बख्शेगी। आप चेन का हिस्सा हो, जो भी उस अनिष्ट के योगदान कर रहे हैं उसके लिए। क्या आप, वही मैंने कहा ना कि मैंने कहाँ से बात शुरू करके कहाँ ले आया कि ये सब उसी हिस्से में आएंगे। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ कर करें। कबीर साहब के पास ना एक मांगने वाला आया। कबीर साहब के पास उस समय, वैसे तो वो रूहानियत के बादशाह थे, खुद परमात्मा का रूप हैं, लेकिन दुनियावी चीज़ों को दिखाने के लिए उन्होंने किया। उनके पास और घर में कुछ नहीं था। तो कबीर साहब ने कहा, ये हम लोगों को सिखाने के लिए किया, नहीं तो वो तो जानी जान है। तो कहता, कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा, भी कुछ और तो है नहीं अभी मेरे पास। तो वो कबीर साहब जी ना बुनते थे कपड़े को, तो उनके पास एक धागे का गोला पड़ा था, उन्होंने वो दे दिया। कह रहे यही है भाई, ये ले जा, इससे तेरा कुछ होगा तो देख ले। चला गया। कबीर जी अब भजन पे बैठे, अपना काम किया, उठे। जब वो अगले दिन भजन पे बैठे, ध्यान ही ना लगे। फिर बैठे, ध्यान न लगे। कबीर जी कह रहे हैं, भी ये हो क्या गया कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। तो उस समय जब उन्होंने थोड़ा जोर लगाया, अपनी तवज्जो को इकट्ठा किया, तो उन्होंने देखा कि जो बंदा कल मेरे से धागा लेके गया था, उसने उस धागे से जाल बनाया, जाल बना के मछलियाँ पकड़ी, वो मछलियाँ जाके बेच के पैसे लेके आया। कर्म का हिसाब बीच में आ गया। तो कबीर साहब खुद परमात्मा, देखो उन्होंने क्या मैसेज हम लोगों को दिया कि भाई कर्म इतनी दूर तक मार करता है कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, अपना कोई कर्म ही नहीं है उनका, खुद परमात्मा है कबीर साहब, लेकिन इस तरह से भी कर्म आड़े आ जाता है। तो ये तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को नहीं परोसना चाहिए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं खराबी का कारण ही बनेंगी। अब उसमें सारे ही आ गए जी, खाने वाले भी और खिलाने वाले भी। शादियों में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, भाग के शादियाँ होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आजकल के बच्चे बिना
कुंडली मिलाए प्यार मोहब्बत में भाग के शादी कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक समय चलो हम तो इस ज़माने में हैं जी। हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं कि ऐसा भी समय होता था कि पति पत्नी तो देखते भी नहीं थे एक दूसरे को, घर वाले शादी पक्की करते थे, शादी होती थी, बाद में एक दूसरे को देखते थे, जी। है ना। आज के ज़माने के अंदर जो हो रहा है इस पर लगाम लगनी बहुत ज़रूरी है, पर कलयुग का प्रभाव है। भाग के शादियां करनी, कितनी रेशो मेरे को बताइए सफल होगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। सबसे पहले बृहस्पति कहता है और सूर्य, ये दोनों ग्रह, कि तुम अपने संस्कारों से बाहर हो जाओ, जी। अपने धर्म से बाहर हो जाओ। कई लोग तो धर्म बदल के भी शादी कर लेते हैं, संस्कारों से बाहर चले गए, धर्म से बाहर चले गए, घर वालों के कहे से बाहर चले गए, उसूलों से बाहर चले गए। उन लोगों को सूरज बृहस्पति के खराब परिणाम मिलेंगे। और जो लोग ये शादियां ऐसे कर लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें आने वाले समय में उनको परेशानियां आ सकती हैं। हाँ, अगर कहीं कोई किसी से अटैच है, ठीक है, घर वालों को मनाइए। जो चीज़ कुदरत के कानून के हिसाब से चलेगी उसमें नुकसान नहीं है। नहीं तो आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है जी। आजकल तो हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे किस्से भी आ रहे हैं कि शादी हुई नहीं, लड़की प्रेग्नेंट है। इन चीज़ों का हर्जाना भरना पड़ेगा। और अगर कहीं किसी ने गलती से अबॉर्शन करा दिया, एक ये भी टॉपिक देखो बीच में जुड़ गया जी। कि कई लोग क्या कर रहे हैं, आजकल के लड़के लड़कियां, ज़माना मॉडर्न हो गया कि ठीक है आपस में रिलेशन बन गया, लड़की प्रेग्नेंट होगी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अबॉर्शन करा दो। या किसी के घर में बच्चा होने वाला है, पहले लड़की है तो देख लिया, सोनोग्राफी करा ली कि जी हाँ जी इसमें लड़का है या नहीं है, और अगर लड़का उसमें नहीं है तो अबॉर्शन करा दिया। किसी भी तरीके से अगर कोई अबॉर्शन करा दे उसकी माफ़ी नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर उसको ब्रह्म हत्या का ही पाप कहा गया है। इसलिए हर चीज़ को सोच के करें जी, शादी कोई छोटा फैसला है। अच्छा, भ्रूण हत्या बहुत हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भ्रूण हत्या का देखिए एक बहुत समझने वाली बात है कि जो लोग जीवन में बहुत बड़ी मुसीबतों को निमंत्रण देना चाहते हैं वो लोग ये कराएं। अबॉर्शन करवाना एक ऐसा पाप है जिसका ना कोई उपाय ही नहीं है, ब्रह्म हत्या का पाप कहा गया है। जब कोई इंसान अबॉर्शन करवा देता है तो उसके अंदर एक बात तो सबसे पहले तय है कि उसने जीव हत्या की है। जी। जीव हत्या करने से शनि बेहद खराब होता है। शनि खराब होने से, और हम सब जानते हैं शनि न्याय का देवता है, जी। तो इंसान के हक में कोई फैसला नहीं लिखेगा, उसके कामकाज, उसका पैसा, और हो सकता है कि उसकी सेहत के ऊपर भी इसका बुरा असर आए। इन चीज़ों का कोई हल नहीं है। एक चीज़ मैंने आगे ज़रूर कही थी कि ये करना महापाप है। इससे हमेशा बचें, इसको कभी भी इस चीज़ में ना जाएं। लेकिन अगर कुछ लोग गलती कर चुके हैं वो लोग अनाथ बच्चों की सेवा ज़रूर करें। अनाथ आश्रम में जाके उनको कोई ना कोई कपड़ा, खाना, कोई ना कोई उनकी ज़रूरत की चीज़ प्रोवाइड करें। पर अगर लोग ये सोच के कि हम अनाथ बच्चों की सेवा कर लेंगे, हमें अबॉर्शन कराना ही पड़ेगा, तो ये इसका उपाय नहीं है। इसलिए इससे बचना ही ज़रूरी है, ये महापाप है। लाल किताब अपने उपायों के लिए बहुत प्रसिद्ध है जी। लाल का किताब के अंदर छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन्हें करके एक इंसान अपनी समस्याओं को ठीक कर सकता है। लाल किताब के जो उपाय हैं ये कितने दिन के लिए असर करते हैं? असर के लिए ये होता है कि हर चीज़ का एक समय होता है। मान इसका लीजिए प्रभाव कब तक रहता है? लंबा प्रभाव होता है। कई उपाय होते हैं लंबे समय के लिए, कई छोटे समय के लिए। मान लीजिए कि आपकी अभी एक कोई किसी की प्रॉब्लम है, उपाय से वो प्रॉब्लम दूर हो गई, तो उसको तो फायदा उसका हमेशा के लिए मिल रहा है। मान लीजिए आप एक उपाय बताते हैं गौ सेवा से। अगर आदमी गौ सेवा
करता है उससे क्या बेनिफिट मिलता है उसको? गाय की सेवा करने से देखिए बहुत फ़ायदा मिलता है। गाय की सेवा करने से अगर लाल किताब की बात करें तो शुक्र ग्रह पॉजिटिव होगा। जी। शुक्र के अच्छा होने से रुपया पैसा आमदनी पत्नी गृहस्थी के सुख अच्छे होंगे। शादी नहीं हो रही तो शादी के योग अच्छे होते हैं क्योंकि शुक्र अच्छा होगा। शादी होने के बाद गृहस्थी में दिक्कत है तो फायदा मिलेगा। गाय की सेवा के अनेक फायदे हैं, जितनी की जाए उससे ये कई गुना फायदा। बार बार कर सकते हैं कि एक ही बार करनी होती है? नहीं नहीं, आप जब चाहे जितनी चाहे गाय की सेवा करें, शुक्र आपका उतना ही अच्छा होता जाएगा। गाय की सेवा क्या है, एक जीवित जीव है। जी। आप जितना उसकी सेवा करोगे शुक्र की एनर्जी उतनी ही पॉजिटिव होगी। आप किसी को दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट की बीमारी है, उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, वो सबसे पहले तो नीले काले रंग से परहेज रखे। जी। तांबे के लोटे में जो है सूर्य को जल चढ़ाएगा तो उसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और इसका मेन ध्यान ये ज़रूर रखें कि उसके तांबे के लोटे में थोड़ी सी गुड़ की शक्कर मिला के जल चढ़ाएं। लाल किताब में किडनी की समस्या से क्या देखिए, उपाय है? किडनी की समस्या का मतलब है कि खून का प्योर होना बंद हो जाना है ना। तो उसके लिए सीधी सी बात है कि खून की बीमारी यानी मंगल की बीमारी, और इसमें बुध का भी टच है। अगर किसी को कोई किडनी का रोग परेशान कर रहा है तो वो कभी कभी गन्ने का रस बिल्कुल प्लेन छोटी कन्याओं को पिलाए और कभी कभी मीठा पान मंदिर में रखता रहे। बेबी कंसीव करने में, बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा कंसीव होने में दिक्कत है तो सीधी सी बात है कि बृहस्पति भी खराब है, कुंडली का 5वां घर खराब है। यदि ऐसे लोग भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, बाल गोपाल स्तोत्र का पाठ करते हैं और ख़ास करके कि मियाँ बीवी दोनों जाके मंगलवार के दिन भगवान कृष्ण को बांसुरी भेंट करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने कुल पुरोहित से जाकर आशीर्वाद ज़रूर लेकर आएँ। किसी को नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है तो सीधी सी बात है कि छठा घर नौकरी का है। छठे घर के मालिक बुध और केतु हैं। बुध पक्षी, कुत्ते जो हैं वो केतु हैं। कुत्ते और पक्षियों की सेवा जितनी अपने सामर्थ्य अनुसार इंसान करेगा उतनी नौकरी में तरक्की मिलेगी। कोर्ट केस की समस्या है तो क्या करें? कोर्ट की समस्या है तो शनि को ज़रूर अच्छा करें क्योंकि न्यायाधीश वहाँ बैठते हैं, शनि का स्थान माना गया है। अगर किसी को भी दिक्कत इस प्रकार की कोर्ट की समस्या आ रही है तो वो शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल प्लेन गन्ने का रस चढ़ाए और इससे उसको ज़रूर लाभ मिलेगा। और खास करके शराब, मांस, अंडे से परहेज़ करे। लोगों के विदेश जाने के लिए वीज़े बार बार रिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसके लिए क्या उपाय होगा? अगर किसी की बाहर जाने की इच्छा है तो वो सबसे पहले राहु केतु को अच्छा करे। राहु को अच्छा करने के लिए कभी कभी लाल गुलाब की माला माता सरस्वती को चढ़ाए। गणेश जी के आगे गुरुवार के गुरुवार हर गुरुवार पीले लड्डू चढ़ाता रहे। कुत्तों की सेवा करे, कान में सोना पहने तो ये चीज़ें इनके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। कर्जा चढ़ रहा है लोगों के ऊपर, कर्जे की समस्या है, कर्जे की समस्या के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि अपने सामर्थ्य अनुसार जीवों की सेवा करें। यानी कि देखो, अगर हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी भोजन दे रहे हैं तो उसमें भी पूरी एक आत्मा का ही वास है। तो ऐसे लोग जिनको कर्ज है, गुड़ की शक्कर, आटा और काले तिल मिलाकर काली चींटियों को देते रहें तो उससे उनको लाभ मिलेगा। अगर किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो 10वां घर खराब है, 10वें घर का मालिक शनि है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हर साल में 2 बार, हर 6 महीने बाद 10 या 10 से ज़्यादा अंधों को खाना खिलाते रहें तो ज़रूर लाभ होगा। मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो रही, मैरिज को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है शुक्र को अच्छा करें। शुक्र को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है लक्ष्मी माता जी का पूजन करें, गाय की सेवा करें और पति पत्नी शुक्रवार के दिन दोनों इकट्ठे धर्म स्थान में जाके लक्ष्मी माता के मंदिर में गुलाब की माला और इत्र चढ़ाकर आएंगे तो फ़ायदा होगा। अगर किसी के पास जन्म का समय स्थान नहीं है तो क्या उसका भी हल हो सकता है लाल किताब में? हाँ, देखिए, इसके अंदर ये है कि अगर किसी के पास जन्म स्थान नहीं है तो हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बयान कर देती हैं, फेस से पता लगता है। और प्रश्न कुंडली का भी एक मेथड है, उसके अंदर प्रश्न कुंडली बनती है जो इंसान के प्रेजेंट सिचुएशन को बताती है। उसके साथ किए हुए उपाय फ़ायदा करते हैं और वो काफ़ी सटीक होती है। विवाह में देरी हो रही है, उसके लिए लाल किताब का क्या उपाय? हाँ, देरी के कारण तो देखिए कई हो सकते हैं, लेकिन बात अगर उपाय की करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि चने की दाल थोड़ी सी नर्म करके गाय को शुक्रवार के दिन खिलाते रहें, केसर का तिलक माथे पर लगाते रहें और पीला टावल, पीले रंग का तौलिया नहाने के बाद अपना बदन साफ करने के लिए इस्तेमाल करें तो ज़रूर लाभ होगा।
बच्चों की पढ़ाई में सुधार करने के लिए क्या करें? बच्चों की पढ़ाई के लिए सुधार करना देखिए ज़रूरी है। इसके लिए बृहस्पति और चंद्र को अच्छा करें। सबसे पहले तो कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर बच्चे से सोमवार और गुरुवार चढ़वाते रहें। और कभी कभी ये ज़रूर ध्यान रखें कि चांदी बच्चे के शरीर पर धारण रखें, और कभी कभी जाकर के बच्चे के हाथों धर्म स्थान में पुजारी जी को पीली चीज़ें देकर आशीर्वाद लें। लाल किताब में ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्नों की सलाह दी जाती है। देखिए, रत्नों की सलाह लाल किताब के अंदर नहीं दी जाती, लेकिन रत्न काम करते भी हैं। लेकिन ये कुंडली के अंदर देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग नीच ग्रहों के रत्न भी डलवा देते हैं, कई अच्छों के भी डलवा देते हैं। तो मेरा जो मानना है, जो हमने देखा है, कि नीच ग्रहों के रत्न ना ही डाले जाएं तो अच्छा है। लाल किताब में मंत्रों और यज्ञों का क्या महत्व है? मंत्र और यज्ञ देखिए, ये एक अलग पद्धति है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आप जिस भी देवी देवता का मंत्र कर रहे हैं, जिसका यज्ञ कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली के मुताबिक उस देवी देवता का कनेक्शन आपके किसी ग्रह से है और वो पॉजिटिव है, तो वो आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। लाल किताब में चोटी पर तिलक लगाने का क्या महत्व है? देखिए, चोटी का स्थान जो है, हम देखते हैं कि मंदिर के पुजारी लोग जी भी यहाँ पर शिखा रखते हैं, तो ये स्थान बहुत पवित्र माना गया है। शरीर में मालिक का वास भी यहाँ पर माना गया है। जो लोग चोटी पर केसर का तिलक लगाते हैं, उनका बृहस्पति बहुत पॉजिटिव हो जाता है। लाल किताब में दान का क्या महत्व बताया गया? दान का महत्व देखिए, ये कहा गया है, हम हमेशा कहते आए हैं कि लाल किताब दान पुण्य के लिए मना नहीं करती, लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, अगर आप अपने अच्छे ग्रहों की चीज़ों का दान करेंगे तो आपके अच्छे ग्रह कमज़ोर हो जाएंगे, उसमें आपका नुकसान है। हमेशा अपने खराब ग्रहों की चीज़ों का दान करें, अच्छे ग्रहों की चीज़ों के दान से हमेशा बचें। लाल किताब में किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लाल किताब के अंदर हर चीज़ का हल है, क्योंकि कुंडली के 12 घर और 9 ग्रह हमारी हर चीज़ से जुड़े हैं। अगर हमें पता है कि ये प्रॉब्लम किस घर और किस ग्रह से जुड़ी है, उसके उपायों से एक बड़ी राहत मिल सकती है। MS वस्त एस्ट्रोलॉजी को मिलने का तरीका? हमारा ऑफिस जालंधर में है, दिल्ली, बॉम्बे, इंदौर में भी बैठते हैं जी। और एस्ट्रो MS वत्स के नाम से यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज है हमारा। अगर कोई भी वहाँ पर संपर्क करना चाहता है तो वहाँ से हमारा नंबर लेके कांटेक्ट कर सकता है और शेड्यूल के हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपने धन्यवाद। कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप कुछ ऐड करना चाहें इस पॉडकास्ट में? देखिए, शुरुआत जहाँ से थी, अंत भी वहीं पर ही कर देते हैं। जी। कुदरत का कानून सब पर लागू है। एक चीज़ यही कहूँगा कि बेशक ज्योतिष बहुत तरह का है, विद्याएं बहुत तरह की है, पर सबके पीछे काम कर रहा है हमारा कर्म। अपने कर्म को अच्छा रखें, अपना कर्म अच्छा रहेगा तो हमारा जीवन आसान होगा। और अपने हर रिश्ते को संभाल लीजिए, क्योंकि कहा गया है, स्पष्ट तौर पर लाल किताब में कहा गया है, जिस इंसान ने पिता से रिश्ता बिगाड़ा, सूर्य उसका खराब, चाहे वो सूर्य के जितने मर्जी उपाय करे। जिस इंसान ने माता से संबंध बिगाड़ा, उसका चंद्र खराब। जिसने भाइयों से या यार दोस्तों से धोखा किया, रिश्ता बिगाड़ा, मंगल खराब। बेटी बहन बुआ से रिश्ता बिगाड़ा तो बुध गया। अपने से बड़ों बाप दादा से रिश्ता बिगाड़ा तो बृहस्पति गया। पत्नी शुक्र है, पति शुक्र है, इनके साथ लॉयल रहें तो शुक्र अच्छा रहेगा, इनके साथ संबंध अच्छा रखें तो शुक्र अच्छा रहेगा। शनि हमारा चाचा है, उससे संबंध अच्छा रखें। राहु ससुराल है और केतु हमारा अपना बेटा, मामा, भांजा, साला, दोता, जीजा, नाती, सब केतु है। जितने इनसे अच्छे रिश्ते रखोगे, ग्रह अच्छे रहेंगे। जब तक आप अपने रिश्तों को संभाल के रखोगे, समझ लीजिए कि कुदरत ने आपके ग्रहों को संभाल के रखा हुआ है। भाग्यशाली हैं हम कि आज आपके साथ इतनी अच्छी चर्चा हुई है। एक बार दोबारा फिर आपसे समय लेंगे। अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये MS वस्त थे हमारे साथ, वस्त एस्ट्रोलॉजी से। आज वस्त साहब ने हमें बताया कि सारे के सारे ग्रह आपके घर पे हैं। आपको पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला, आपको लगता है कि यहाँ पर आपके जीवन से रिलेटेड किसी समस्या का समाधान हो सकता है, तो आप MS वस्त एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे जाके इनकी रेमेडीज़, इनके चैनल को फॉलो अप करिए। इनके कुछ नंबर हमने दिए हुए हैं जहाँ पर इनसे संपर्क करके आप अपनी ज्योतिष समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।